जून 2022 की विजन की मंथली मैगज़ीन है एंड इस बार मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। सो इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस कवर करेंगे एंड इसके साथ में कल्चर, उसके बाद एथिक्स, स्कीम्स इन न्यूज़ एंड जो लास्ट में प्लेसेस इन न्यूज़ होता है और जो पर्सनैलिटी इन न्यूज़ है वो भी इसी वीडियो में कवर्ड है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ये 3 टॉपिक्स आएंगे, 1, 2, 3। और थर्ड जो पार्ट होगा उसमें होगा एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज़ एंड साइंस एंड टेक। सो टोटल 3 वीडियोज़ आएंगी। पहली वाली में अगेन रिपीट कर देता हूँ, पॉलिटी, कल्चर, स्कीम्स इन न्यूज़, पर्सनैलिटी इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़। और सेकंड में इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी। थर्ड में एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज़ एंड हेल्थ केयर। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक नंबर 1.1 है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो आरटीआई के केसेस हैं उनमें रिसेंटली एक डिक्लाइन देखने को मिला था। तो इसमें बाकी वैसे हेडलाइन की न्यूज़ तो यही है, इसके अलावा हमको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है, आरटीआई एक्ट क्या होता है, अभी तक इस फंक्शनिंग को, सीआईसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे, एंड किसी भी कोई भी बॉडी होती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, सबके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ हमेशा बने रहते हैं। तो इस सीआईसी के साथ क्या इश्यूज़ चल रहे हैं और फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो जिन लोगों को नहीं पता होगा हमेशा ध्यान रखना, आरटीआई एक्ट जो है वो सीआईसी के अंडर ही आता है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि इसको एक लॉ पास करके बनाया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ऐसी बॉडीज़ हो सकती हैं कि जिनको पहले लॉ पास करके बनाया गया हो, बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब कर दिया गया हो, लेकिन आपको अभी ध्यान रखना है कि सीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और जो आरटीआई एक्ट था 2005 का, 2005 में, उसके अंडर इसको बनाया गया था। तो इस बॉडी में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, प्लस में 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो एक चीफ प्लस 10 हो सकते हैं मैक्सिमम, 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं हो सकते। इनका अपॉइंटमेंट वगैरह याद रखना ज़रूरी है, ये सब बेसिक्स में आता है। आप जब इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो वहाँ पर ये सब चीज़ें गिवन है। तो एक तरीके से आगे का जो टॉपिक पूरा एक रिवीजन ही हो रहा है, जिन्होंने पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ ली है। इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड जो अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देगी, एक बॉडी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो रिकमेंड करता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को बना दो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो उस बॉडी में जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्लस में लोकसभा में जो अपोजिशन की पार्टी होती है उसके जो लीडर होते हैं वो, एंड उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को भी नॉमिनेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानना कि सीआईसी का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अब ये बहुत लंबी लिस्ट है किस किस का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। वो जब आप स्टैटिक में पूरा कंपैरिजन के साथ चार्ट पढ़ते हो ना, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का, तो वहाँ पे याद रखना होता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के हिसाब से आपको याद रखना है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे आरटीआई की इस एक्ट के अंदर, तो जिसके बाद जो टेन्योर था इन कमिश्नर्स का उसको रिड्यूस करके 3 ईयर्स तक कर दिया गया था। अब सीआईसी की फंक्शनिंग क्या होगी, बेसिकली काम क्या करेगा कोई भी एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर चीफ इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अच्छा, सीआईसी की 2 डेफिनेशंस हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो अकॉर्डिंगली जहाँ पर जिसकी रिक्वायरमेंट है वो पढ़ना। तो अभी जब हम फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं तो हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की फंक्शनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो पावर होती है, जैसे कि कोई बॉडी होगी उसको कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट करना होगा, उनको कुछ पावर दी जाती है उस एक्ट के अकॉर्डिंगली या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इनको एक सिविल कोर्ट की पावर दी जाती है। तो उसके अलावा मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया, देन उसको समन करना। समन करने का मतलब होता है कि आप किसी को ऑफिशियल नोटिस भेजकर बुलाते हो, एंड किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की डिस्कवरी करवाना, उनका इंस्पेक्शन करना, कुछ एविडेंस वगैरह रिसीव करना, जो बेसिक फंक्शंस हो सकते हैं किसी भी बॉडी के। तो ये फंक्शंस वगैरह आपको याद करने तो पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको मेंस में आता है GS2 में, वहाँ पर आपको 2-3 फंक्शन लिखने पड़ते हैं। क्योंकि हर साल आपको देखने को मिलता होगा कि एक दो बॉडीज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं। बॉडी ये तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का आ जाएगा, या फिर किसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, या फिर किसी दूसरे, जैसे सपोज करते फंडामेंटल राइट्स पर कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए। आई थिंक 2021 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पर आया था, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का फंक्शन क्या होता है वो भी आपको 2-3 याद होने चाहिए। अब जब हम आरटीआई एक्ट की बात करते हैं तो आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि भारत के देश का जो नागरिक है उसके पास एक राइट है, हमारे पास एक हक होता है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसे मैं
रिसीव कर सकता हूँ। मुझे पता, जैसे अभी आजकल आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी में मेंस के पेपर की चेकिंग कैसे होती है, इसको लेकर एक आरटीआई फाइल की गई थी और वो काफ़ी सर्कुलेट हो रही थी वो इन्फॉर्मेशन। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो थ्रू आरटीआई आप पता कर सकते हो कि वो प्रोसेस क्या होता है। अब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हो। जैसे मान लो कोई नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आप वो नहीं ले सकते। ये हम लोगों ने आरटीआई का एक्ट भी पहले प्रॉपर डिटेल में कवर किया था, उसमें मेंशन था ये। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो सैलरी होती है हमारे सीआईसी यानी कि जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और जो हमारे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं, ये होती है इक्वल टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। लेकिन जो 2019 का बिल था उसने इसको चेंज कर दिया था। पहले तो एक्ट में ये था कि भाई जो सीआईसी होगा और आईसी होंगे इनको सैलरी उतनी ही मिलेगी जो हमारे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को मिलती, इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है। बट 2019 में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को चेंज किया था। फिर डिसाइड ये हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसको इक्विवेलेंट फिक्स नहीं कर सकते। तो ये 2019 में चेंज किया गया था। देन अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को और बेहतर बनाने के लिए। तो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था जिसमें आप आरटीआई एप्लीकेशंस को ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। कोई भी जब ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाता है उसका एक सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है 24/7 वो ऑपरेट करता है। उसके अलावा ई गवर्नेंस यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ई गवर्नेंस का एक छोटा सा टॉपिक। तो ई गवर्नेंस क्या, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन करना। हमारी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो गवर्नेंस ही होता है। तो उसको ई में इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट कर देना, उससे क्या होगा, चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, फास्टर चीज़ें होने लग जाएंगी। देन NFICI एक नेशनल फेडरेशन भी है इंफॉर्मेशन कमीशंस का, ये 2009 में स्टार्ट किया गया था। इसमें कोऑर्डिनेशन की जाती है, जो हमारे सेंट्रल लेवल पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो गए और जो कमीशन होता है उनकी स्टेट लेवल के साथ एक कोऑर्डिनेशन बेहतर करना। उसके अलावा 2019 में जो अमेंडमेंट्स किए गए थे उसमें सैलरी और टेन्योर में चेंजेस किए गए थे। वो इसमें ये था कि अब जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की जो टेन्योर होगा और एंड उसके अलावा जो सैलरी वगैरह होगी ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पहले उसको इक्विवेलेंट टू इलेक्शन कमीशन के जो फंक्शंस थे उनके इक्वल रखा गया था। अब ज़रा देखते हैं कि इसमें कुछ इश्यूज़ भी चल रहे होंगे सीआईसी में, वो क्या हो सकते हैं। तो जो हम लोगों ने टाइटल पढ़ा था इस पूरे टॉपिक का उसमें था कि आरटीआई के जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसी में डिक्लाइन है, यानी कि अब कम केस हैं जो पेंडिंग है। इसका मतलब ये था कि थोड़ा फंक्शन बेटर कर रहा है। उसके अलावा बावजूद भी इनका रिकॉर्ड मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा है। तो जो आरटीआई की एप्लीकेशंस फाइल की जाती है उनकी प्रोसेसिंग में डिले बहुत होता है, ये एक प्रॉब्लम रही है हमेशा से। 38% तक जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं ना, जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के होते हैं, उनमें डिलेइंग हो जाती है। मतलब काम, अब कहते तो ये हैं कि सरकार है तो काम धीरे होगा क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, एक फाइल एक डिपार्टमेंट में जाएगी दूसरे में जाएगी। तो बस यही मान लो कि इसी तरीके से कोई ना कोई कारण होता है जहाँ पर, क्योंकि आप आरटीआई जो फाइल करते हो तो थ्रू सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जाती है, वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन सीक करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वहाँ के हेड से अप्रूवल लेते हैं, ये उसके बाद आरटीआई उसको सीआईसी को भेजते हैं, फिर सीआईसी आपको पोर्टल के थ्रू भेजता है। ये लंबा प्रोसेस होता है, इट टेक्स टाइम, इसी पे काम करना होता है एक्चुअल में। पेंडेंसी की बात करें तो जितने भी केसेस अभी तक डिस्पोज किए गए थे, खासकर कि जो मिड अप्रैल 2022 तक के, उसकी डबल में है पेंडेंसी। तो ये एक डेटा है, आप नोट डाउन करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। एंड जो 2019 के रूल्स थे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई थी, तो ये भी एक इशू है, क्योंकि आप एक तरीके से जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर आ जाती है तो आप उस पर्टिकुलर बॉडी की ऑटोनॉमी को छीन लेते हो। देन वैकेंसी है काफ़ी, सीआईसी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही जो है उनकी पिछले 7 सालों के अंदर काफ़ी टाइम तक वो सीट जो थी वो वैकेंट ही रही थी। ट्रेनिंग की कमी होती है क्योंकि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं इन लोगों को जो क्वेरीज आती हैं और जो आरटीआई एप्लीकेशंस आती हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है ताकि टाइमली इनको इन्फॉर्मेशन का डिस्बर्समेंट हो सके, इसकी ट्रेनिंग की कमी रह जाती है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ऐसा हम क्या करें बेहतर। जो लोग रेगुलर इस चैनल पर वीडियोस देखते रहते हैं मैं उन्हें बताता रहता हूँ कि जब इश्यूज़ और वे फॉरवर्ड एक साथ लिखे होते हैं तो बहुत बार 99% यही होता है कि जो इशू होते हैं ना उसी को वे फॉरवर्ड में हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये आर्ट है, सीख लो आप लोग, जितना जल्दी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहला इशू जो था वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट का ही था, तो उसी में हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल स्टोरेज हम लोग कम कर दें और चीज़ों को हम लोग ऑनलाइन ज़्यादा कर दें, तो उससे समय बच जाएगा, हमारा बर्डन कम हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बात की थी कि ट्रेनिंग की कमी रहती है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स की, तो उनकी ट्रेनिंग बढ़ा दो, उसमें आउटसाइड एक्सपर्ट्स को हायर करो और
उसके अलावा अवेयरनेस की बात की थी। अवेयरनेस के लिए हम लोगों को मल्टीपल मीडियाज़ का यूज़ करना पड़ेगा। हमें प्रिंट मीडिया की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें टेलीविज़न, रेडियो, इवन हमें प्रिंटिंग मीडिया, ये जो पैम्फलेट्स वगैरह हो गया, इवन स्कूल्स वगैरह में सेमिनार्स करना, कॉलेजेस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये चीज़ें की जा सकती हैं कि लोगों को पता चले कि आरटीआई एक्ट क्या होता है और आरटीआई के थ्रू आप कैसे अपनी एप्लीकेशन फाइल करके किसी पर्टिकुलर पब्लिक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। क्विक डिस्पोजल करना, जब चीज़ें डिले के लेवल पर बात की गई थी, पेंडेंसी के ऊपर बात की गई थी, तो हमें जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि डिस्पोजल जल्दी होगा। जब रिस्पांस जल्दी आएगा तो देखिए इसको कई इम्पैक्ट होते हैं। अगर गवर्नमेंट टाइमली रिस्पांस करती है तो पब्लिक का गवर्नमेंट में ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो मल्टीपल तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। न्यूज़ में क्यों था, CIC क्या होता है, 2005 का RTI एक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, RTI एक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, 2019 में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे, और जो बेसिक फीचर कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, 3 साल का टेन्योर होता है, सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फंक्शनिंग बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इनिशिएटिव्स ऑनलाइन पोर्टल हो गया, गवर्नेंस और NIFICI, फिर RTI में अमेंडमेंट किए गए थे, फिर 2-4 इशूज़ हैं, नंबर ऑफ़ केसेस कितने पेंडिंग है ये नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है तो इवन आप इसको एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। एथिक्स में जहाँ पर ये टॉपिक यूज़ होता है उसमें आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। GS 2 में भी काफ़ी जगह पर यूज़ होगा। और कहीं पर आपको गवर्नमेंट का एक नेगेटिव साइड दिखाना होता है क्योंकि जब हम कुछ क्वेश्चंस में कंपैरिजन करते हैं ना तो हमें गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव साइड दिखाना होता है कि गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया। दूसरी साइड हमें दिखाना होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट और इम्प्रूव कर सकती है। तो वहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। एंड दैट्स इट। UPSC की हैंडी बुकलेट में आपको जो भी कंटेंट मिलेगा उसमें ये सब प्रीमियम कंटेंट और इसके साथ में ये वाला सब फ्री कंटेंट भी आपको मिलेगा। तो मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा यहाँ पर सैम्पल में, तो थोड़ा देख लेना। देखने के बाद आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। 700 से ज़्यादा माइंड मैप्स है, 400 से ऊपर मेंस के क्वेश्चनर हैं, 200 से ऊपर निमोनिक्स हैं। मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको अभी। 100 से ऊपर कोड्स हैं। आंसर राइटिंग की एक चेकलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल है। डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक ग्राफ फॉर्मेट है। टॉपर्स का कुछ डेटा है अपनी खुद की स्ट्रेटजी को प्लान करने के लिए। 7 शेड्यूल के कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह हैं। 400 से ऊपर आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर है 2021 तक, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री, टाइमलाइन, टेक्निक्स हैं रिवीजन पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए। कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट है। तो मैं आपको हर एक चीज़ दिखा देता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड मैप्स। तो आपको 700 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2020 से लेकर के, और हर मंथ के अकॉर्डिंगली इसमें स्टैटिक भी है और इसमें वो करंट अफेयर्स के भी हैं। और ये जो कंटेंट है ना माइंड मैप्स का, ये जो हमारा संसद टीवी में आता है और जो मेजर न्यूज़पेपर में जो मेजर आर्टिकल्स होते हैं, मेजर योजना, कुरुक्षेत्र में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में, जो भी टॉप के आर्टिकल्स होते हैं ना वो सब होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि सपोज़ करते हैं ये टॉपिक आपके सामने आपको दिख रहे हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट, आधार रिपोर्ट, NAM के बारे में हो गया, अमरावती स्कूल, एंशियंट पोर्ट। तो इसमें स्टैटिक भी है और इसमें करंट अफेयर, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इनिशिएटिव्स क्या हैं, ब्रांचेस क्या क्या हो सकती हैं। तो मैं कुछ कुछ आपको खोल के दिखा देता हूँ, बाकी आप नाम देख लो। सारे खोल के दिखाऊंगा तो प्रमोशनल वीडियो है ना। चंपारण सत्याग्रह हो गया, कार्नेटिक वॉर्स हो गया, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का ही हो गया मान लो, है ना। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, चैलेंजेस क्या है, डेफिनेशन, नीड, थ्रेट्स क्या है चाइना से लेकर के, ग्लोबल वैल्यू चेस, गांधार स्कूल, गगनयान का ही हो गया, न्यूज़ में रहता है हर बार। फिर हिंदुस्तानी म्यूज़िक हो, जैसे ये इंटरनेशनल रिलेशन का तो सारा ही है। लाइक अफ़गानिस्तान, भूटान आपके सामने ही है, ये सारे के सारे। ये अफ़गानिस्तान है, ये भूटान, बांग्लादेश, चाइना के साथ, मालदीव्स के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ। सो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको बस नाम देख सकते हो। मैरिज एक्ट को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, लाला लाजपत राय को। तो आप देख लो करंट अफेयर्स और स्टैटिक हर तरह के आपके एग्जाम में हर जगह काम आएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर के माइंड मैप है बहुत अच्छा। ओशन डी ऑक्सीजनेशन हो गया, पैंडमिक रिस्क पूल हो गया, FDI पॉलिसीज़ हो गया, सीड इनसिक्योरिटी, सी लेवल राइज हो रहा है, एनवायरनमेंट के टॉपिक्स भी है। तो टॉपिक सारे कवर है, GS 1, 2, 3, इवन आपको एथिक्स के टॉपिक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को। फार्मर्स के एक्ट आए थे, वॉर्स क्या क्या हुए थे ब्रिटिशर्स के साथ, कौन से ईयर्स में। तो हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से फॉर्मेट में माइंड मैप में, ताकि ये आपके लिए याद करना ईजी रहे। और ये 700 से ज़्यादा है। तो अगर मैं आपको रिसेंट का ही कुछ दिखाऊं तो डेटा सेंटर्स का टॉपिक हमारा न्यूज़ में था, उसके क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेकर के क्या कुछ होता है, ये सब न्यूज़ में रिसेंट में थे, बिल्कुल 2022 में ही। स्पेस में वेपनाइजेशन की बात कर लेते हैं। मेंस 2021 में मोर देन 20 क्वेश्चंस आए थे जो ये जो माइंड मैप्स हैं ना इनसे कवर हो पा रहे थे बहुत ईजिली, आराम से। गतिशक्ति हो गया, गेमिंग डिसऑर्डर हो गया, इंडिया सेंट्रल एशिया हो गया, और हमारा कलमकारी पेंटिंग्स हो गया, नोबेल प्राइज़ वगैरह हो गए, वेस्ट टू वेल्थ हो गया, फायर रिस्क हो गया, रोड सेफ्टी हो गया। एवरी टॉपिक, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इज़ कवर्ड।
800 टच हो जाएंगे। इसमें मार्च, अभी आपको फरवरी 2022 तक दिख रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मार्च 2022 वालों पर भी काम चल रहा है, तो वो भी पीछे से इसमें अपलोड हो जाएंगे जब आप देखेंगे तो। इसके अलावा अगर मैं आपको देखना चाहूँ तो जैसे निमोनिक्स होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को याद करने में हेल्प करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हैं निमोनिक्स के। फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, प्रीएम्बल, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और सिटीजनशिप को लेकर के, आर्टिकल नंबर, सोर्सेज को लेकर के, ये तो मतलब ये इंडेक्स है सामने जो दिख रहा है ना आपको, ये इन सब के हैं। रिवर्स एंड डैम के प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के भी ये देखो, इन सबको याद करने के निमोनिक्स हैं और कुछ रैंडम भी हैं। तो ये सब निमोनिक्स है यहाँ पर ग्रीन में अभी जो भी लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स वगैरह के, और ये मोर देन 80 पेजेस का कंटेंट है, तो अलग अलग चीज़ों के हैं, आप इनको अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको याद है उसकी ज़रूरत नहीं है, जो नहीं है उनमें आप हेल्प ले सकते हो। 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं। अब आंसर राइटिंग करते वक्त जैसे आपके सामने आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ड्यूअल बर्डन, RSSS3 यूज़ करना होता है, रिलायबल, सेफ, सस्टेनेबल, इस तरह के कीवर्ड्स आप एग्जाम में यूज़ करके लिख सकते हैं। आपको रोड लिखना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन, GS4 में बहुत अच्छे से ये यूज़ हो सकता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे वाटिका आप शॉर्ट में लिख दोगे, वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकता है ना। गुड गवर्नेंस टू इफेक्टिव गवर्नेंस, तो 3G आप लिख सकते हो, जैसे कि गुड फॉर यू, गुड फॉर प्लेनेट एंड गुड फॉर प्रोड्यूसर। अब ये एनवायरनमेंट में यूज़ हो सकता है। ऐसे 400 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। एक दो आपको मैं और छोटे छोटे एग्जांपल दिखा देता हूँ क्विकली, जैसे पेपर डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो गया, सबका सॉफ्ट प्लस हार्ड पावर इज इक्वल टू स्मार्ट पावर हो गया। अब 5F की बात करते हैं, फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल, फाइन केमिकल्स, तो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से आप इनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। 3D की बात करेंगे तो डायलॉग, डिलिब्रेशन, डिस्कशन, ये बहुत हेल्पफुल है आंसर राइटिंग के लिए। डेली प्रोग्रेस चेकर जो होता है ना, ये जब आप डाउनलोड करोगे तो इस फोल्डर में आपको एक ऑडियो भी मिल जाएगा एक्सप्लेन करते हुए उसको यूज़ कैसे करना होता है। तो इसमें कुछ इस तरीके से काम होगा कि यहाँ पर आप अपना टास्क लिखेंगे, उस टास्क में क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपने अपना पॉलिटी का कोई टास्क लिखा और आपको लिखना होगा मुझे इसमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं। अपना खुद का टारगेट सेट करो, 5 दिन का करना है, 3 दिन का, ये अपने अकॉर्डिंगली आपको करना है। ये आपको फ्रीडम दी होगी, एक्सेल शीट मिलेगी, आप अपने हिसाब इसको भरिए, एक फॉर्मेट मिलेगा। फिर डे 1 में अपने मैक्सिमम मार्क्स दिए अपने आप को 10, और उसमें आप ऐड करो। अगर आपने पूरा काम कर दिया तो खुद को 10 दे दो, आधा काम किया हो तो खुद को 5 दे दो, थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो 7 दे दो। फिर एंड में ना आपको पर डे की परसेंटेज मिल जाएगी और अकॉर्डिंगली ही एवरेज परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक उसमें ऐड ऑन होती रहेगी। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर आपके 2 तरह के ग्राफ जनरेट हो जाएंगे। लाइक इस दिन आपने इतना काम किया था, इस दिन आपने इतना काम किया था, और एक आपका लाइन वाला ग्राफ जनरेट हो जाएगा कि भाई इस दिन आपने इतना काम किया, इस दिन आपने इतना काम किया। तो आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। ये आपको एक्सेल शीट में मिलेगा, और जिस फोल्डर में आप डाउनलोड करोगे ना वहाँ पर एक ऑडियो होगा, हाउ टू यूज़, उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप वहाँ से आसानी से यूज़ कर पाओगे। ये टॉपर्स की लिस्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 से लेकर के हर एक किस में कितने कितने मार्क्स हैं, उनके ग्राफ्स हैं। इनको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, लाइक एक सिंगल टॉपर ने किस सब्जेक्ट में कहाँ कैसे परफॉर्म किया है। आप देखोगे इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है किस ईयर के अंदर, और कौन से पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लोग आते हैं, किस पर्टिकुलर एग्जाम में कितने सिलेक्शंस हो रहे हैं, किस ऑप्शनल में सिलेक्शन रेट कितना हाई चल रहा है, कितना लो चल रहा है ना। इससे क्या हो सकता है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो या फिर आप कर रहे होते हो ना, तो आपको ना एक आइडिया लग जाता है कि यार मेरी प्रिपरेशन में ना मुझे इस तरह का ट्रैक लेना चाहिए, यहाँ पर स्कोप ज़्यादा है। तो ये बहुत सारा डेटा है और अच्छा है, काफ़ी यूज़फुल है, ये आगे फर्दर अपडेट भी होता रहेगा, तो आप इसको यूज़ करके अपनी स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। ये है रेपिटेशन पाइपलाइन। आपको अगर अपना कुछ रिवीजन करना होगा ना, तो आपको बस इसमें सिंपली ये जो टॉपिक A, B, C कलर में दिख रहा है ना, तो आपको कंट्रोल F से टॉपिक A फाइंड करना है, टॉपिक A को रिप्लेस कर देना है। फिर टॉपिक A में आप कुछ लिख सकते हो, आप मान लो पॉलिटी का मुझे फंडामेंटल राइट करना है, तो आप जैसे करोगे तो यानी कि सेकंड डे में आपको टॉपिक A आपने सुबह के टाइम किया था, फिर उसको नून टाइम में और रात को करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी शीट में वो चेंज हो जाएगा। तो ये एक बार आपको एडिट कर देना है, फिर आपको ना डेली उसको देखते रहना है, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा मुझे कल ये किया था तो मुझे परसों ही रिवाइज करना है। तो उसको रिपीट करने के लिए एक पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो, ये आपको रिमाइंडर की तरह बहुत अच्छा काम करेगा। जब आप डाउनलोड करोगे तो जिस फोल्डर में होगा उसी में एक ऑडियो भी होगी, वो आपको प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लेन कर देगी कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। अभी मैं हिंट दिखा रहा हूँ, ये मेंस के क्वेश्चनर है, काइंड ऑफ मेंस की टेस्ट सीरीज़ है। ये कुछ क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी होती है, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, क्रिटिकल एनालाइज, इनके मीनिंग वगैरह, और GS 1, 2, 3, 4 के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। आप इनको पढ़ के चाहे वर्बली इनके आंसर दो या फिर आप लिख के आंसर दो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट देने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर इन क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया गया कि कीवर्ड चेंज करके अगर ये क्वेश्चन आ जाता या फिर ये टॉपिक पहले इस तरीके से आता तो दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है।
ये बहुत अच्छा रहेगा। ये फिर मेंस के पेपर हैं, ये टॉपिक वाइज हैं, और उसके बाद ये मेंस के पेपर हैं, ये ईयर वाइज हैं। तो आप देखोगे तो 1999 से लेकर 2021 तक के सब कुछ कवर किया हुआ है। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन सबको अरेंज किया हुआ, ताकि आप पॉलिटी में अगर आपको कुछ याद करने में प्रॉब्लम हो तो आप बहुत ईजीली, वैसे आप गूगल करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना वो बहुत ही टिपिकल सा डॉक्यूमेंट आता है, यहाँ पर सबको बहुत ईजिली अरेंज करके शॉर्ट में, ताकि आपको ये याद रहे कि यार इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर पार्ट में, शेड्यूल में ये सब मैंशनड है, ईजिली हो जाएगा। ये कुछ कोट्स हैं, आप ऐसे में यूज़ करो, एथिक्स में यूज़ करो। अब इसकी बेनिफिट ये है कि आपको वैसे भी मिल जाते हैं, बट मैंने यहाँ पर एक चीज़ कैटेगराइज की, मैंने बहुत शॉर्ट वाली कोट्स को यूज़ करने की कोशिश की है। लाइक विजडम एंड ट्रूथ में आप देखोगे 5th वाली, एंग्री पीपल आर नॉट ऑलवेज वाइज। इसको याद करना ईजी है। कभी कभी हमको बहुत बड़े बड़े कोट्स मिल जाते हैं, जैसे इसमें देखो कुछ बड़े कोट्स हैं, बट साथ में देखोगे आपको छोटे कोट्स भी। तो आप जब कंपैरिजन करते हो ना, तो आप छोटे वाले को लिखोगे, सडनली आपकी अटेंशन चली जाएगी, आपका ब्रेन उसको बहुत अच्छे से रजिस्टर करेगा। तो छोटा रखने के लिए छोटी कोट्स याद हो जाती हैं, इसलिए इसको बनाया गया है। तो कैटेगरी में है, ये टॉपिक वाइज है, और उसके बाद ये ऑथर वाइज है, यानी कि इस ऑथर की महात्मा गांधी जी की सारी है। अब महात्मा गांधी जी की आप अपने आप फिगर आउट कर सकते हो कि मुझे ये 2 याद रखनी है, ये मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। अम्बेडकर जी, एरिस्टोटल, विवेकानंद जी, गौतम बुद्धा वगैरह करके, लूथर किंग वगैरह एटसेट्रा से बहुत सारी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बुकलेट में, और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी, है ना, जैसे 7 शेड्यूल वाला हो गया, और उसके साथ में हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह हो गई, और आंसर राइटिंग की चेक लिस्ट हो गई। ये 2-4 चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं है, वो आप जब डाउनलोड करते हो तो फोल्डर में आपको साथ में मिल जाती हैं। ऑल इन वन यूपीएससी हैंडी बुकलेट को आपको जब डाउनलोड करना होगा, तो जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको डाउनलोड का लिंक मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये जो सामने पेज दिख रहा है ना, आप इस पेज पर आ जाओगे। तो आपको ये रेड में दिख रहा है 398 का, ये है, इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, सारे कमेंट जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। अगर आपको लगे कि मुझे सारा कंटेंट नहीं खरीदना है, कुछ चीज़ें की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने अलग से सेपरेट भी बना रखे, लाइक माइंड मैप्स अलग से चाहिए हो, या फिर निमोनिक्स चाहिए हो, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स, कोर्स वगैरह, टाइमलाइन वगैरह, या फिर आंसर राइटिंग का वो रिपीटेशन पाइपलाइन, प्रोग्रेस ट्रैकर, आंसर राइटिंग चेकलिस्ट, कीवर्ड्स वगैरह चाहिए हो, तो आप अलग से भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 50% का जो कोड है ना यूपीएससी 50 का, ये अब कुछ टाइम तक लिमिटेड है, फिर ये चेंज होने वाला है, और ये जो अमाउंट है ना, ये भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किया था, अभी चेंज होने वाला है, क्योंकि कंटेंट बढ़ चुका है। तो ये जो 50% डिस्काउंट कोड है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अप्लाई होगा, इंडिविजुअल वालों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई करते ही 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ईमेल पर आपका ये पीडीएफ जाएगा, ठीक है, और ये पीडीएफ आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन उसमें आपको करना क्या होता है, जब आपको पीडीएफ से डाउनलोड कर लोगे ना, तो उसको जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लाइक आपने जिस डेट को परचेज़ किया, तो उस डेट के परचेज से 7 दिन तक वो लिंक आपके पास एक्टिव रहेगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने डिवाइस में सेव कर लीजिए, अपना बैकअप क्रिएट कर लीजिए, वो हमेशा आपके पास रहेगा कंटेंट। 7 डेज़ के बाद ना वो लिंक डिसेबल हो जाएगा, लेकिन वो आप अपने पास परमानेंट रख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट, ये कंटेंट आपका हमेशा के लिए हो चुका है। अपडेट्स की बात ये है कि अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, क्योंकि प्राइस बहुत कम है, इतने से प्राइस में आपको बहुत लॉन्ग टर्म के अपडेट की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है ना, तो अगर तो कोई अपडेट जनरेट हुआ तो वो आपकी डेट ऑफ परचेज से और अगले 3 महीने तक के बीच में अगर कोई अपडेट जनरेट होता है तो आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर हो जाएगा। उसके नोटिफिकेशंस टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पता चलता रहे कि यार अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और एडमिन से कॉन्टैक्ट करने के लिए भी टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करो। उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एडमिन का यूज़र नेम है, यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन ऑल्सो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू। सेकेंड टॉपिक है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। सो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, अगर आप टाइटल को समझने की कोशिश करोगे तो हमारी डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, उसमें जो थर्ड पिलर, जैसे कि जो आप कोई सा भी पिलर कंसिडर कर लीजिए, इसको फर्स्ट या सेकंड, तो हम लोग यहाँ पर जुडिशरी की बात करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, कि अगर जुडिशली कोई फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो अकाउंटेबल किसको है, मतलब जवाब किसको देना है कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, और कुछ गलत करेगा तो उसे कह सकते हो, जैसे हम हमारी आम भाषा में बोलते हैं ना कि कौन टोकेगा उसको, कौन पोक करेगा कि भाई ये तुमने अभी जो अपना स्टेप लिया है ये तुम्हारी लिमिट के बियॉन्ड है, तो यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। तो रिसेंटली जो ओडिशा के हाई कोर्ट था, ये पहला ऐसा कंट्री में हाई कोर्ट बन गया था जिसने एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की थी, जहाँ पर उन्होंने अपनी खुद की स्टेट की जुडिशरी की परफॉर्मेंस के बारे में बात की थी। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है, और आप इस टाइटल को भी याद रखिएगा कि ये जो न्यूज़ में टाइटल होते हैं ना, वाई इन न्यूज़, ये आपको याद रखने होते हैं, इससे आप रिकॉल बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अगर हम डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो उसमें यही पता चलता है कि कुछ मैकेनिज़म्स हैं जिससे हम लोग जो जजमेंट वगैरह होता है, कोर्ट के जो प्रोसीजर वगैरह होते हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। बस हिंदी वाला शब्द अगर आप याद रखोगे जवाबदेही, तो और आपके लिए आसान हो जाएगा।
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रिंसिपल के ऊपर बात की गई है, उसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर करता क्या है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों ये जो पिलर्स हैं इनके बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है कि कोई भी अपनी पावर दूसरे के ऊपर यूज़ ना करे और अपनी लिमिट में रहकर काम करे एंड दूसरे को सपोर्ट करे। इसी चीज़ का एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। उसी तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंटरप्रेटर का रोल प्ले करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, जो जुडिशरी होता है, ये अपने आप में कुछ इंडिपेंडेंस भी रखता है और इसी लिए इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंटिटी से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम होता है। इसका उन चीज़ों का प्रभाव जुडिशरी के ऊपर कंपैरेटिवली कम होता है। तो आर्टिकल 235 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कंट्रोल प्रोवाइड किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं इनका हाई कोर्ट के ऊपर कंट्रोल होता है, हाई कोर्ट का अपने दूसरे सबॉर्डिनेट जुडिशरी के जो बॉडीज़ होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होता है। तो ये एक मैकेनिज़्म है, इस मैकेनिज़्म के थ्रू अकाउंटेबिलिटी को आप एनफोर्स कर सकते हैं। तो कहीं पर भी नॉट जस्ट जुडिशरी, अगर आप दूसरे विंग्स की भी बात करोगे तो अकाउंटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? सिटीजन्स का जो ट्रस्ट होता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए होता है। अब अगर हम जुडिशरी स्पेसिफिक बात करेंगे तो यहाँ पर केसेस चलते हैं, उन केसेस की जो पेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी होता है। एंड सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज़ों के अंदर अब जब इंटीग्रेशन होता है जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इन सब में एक अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिव तरीके से कैसे इंप्लीमेंट होगी, इसलिए इस तरह के मैकेनिज्म्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में अभी तक क्या इश्यूज़ चल रहे थे और जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इसको प्रमोट करने के लिए अभी तक क्या स्टेप्स लिए गए थे। तो एक तो आप ये याद रखिएगा कि ओडिशा का जो हाई कोर्ट है ये पहला हाई कोर्ट बन गया जिसने कोई एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर की है। अब इसमें एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं की गई है, तो अगर आप कोई ओडिशा का कोई स्टेट पीसीएस टाइप का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर वो रिपोर्ट आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी। जब सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं विच इज़ लाइक यूपीएससी, तो यहाँ पर आपको जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इशू ये है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के, सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम जो है। अब कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि जो जजेस वगैरह होते हैं ना, उन्हीं के पास एक पावर होती है कि वो अपने नेक्स्ट जजेस को चूज़ कर लेंगे। उसमें दूसरा जो एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, उनका इंटरफेरेंस अलाउड नहीं किया जाता है। तो जब जजेस अपने ही लोगों को चूज़ कर रहे हो तो वहाँ नेपोटिज्म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने ये वर्ड खास करके बॉलीवुड से सुना होगा, बॉलीवुड से, और उसमें भी एक दो लोगों का नाम ज़्यादा आया था नेपोटिज्म जब ये काफ़ी ट्रेंड में आ गया था। एक तो वो करण जौहर का और कंगना रनौत का। तो कंगना रनौत वॉज द वन जिसने पूरे इंडिया को नेपोटिज्म वर्ड सिखाया था। नेपोटिज्म का मतलब ये होता है कि आप अपने जो परिवारवाद हो ना, एक तरीके से आप उसी को चलाए जा रहे हो। जैसे कि फॉर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं कल को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपने बिजनेस में इनरोल करूँ, वो अपने को नेक्स्ट में इनरोल करें, हम किसी बाहर वाले को उसमें आने ही ना दे। वैसे बिजनेस में चीज़ मोस्ट कॉमनली चल रही होती है, बट सर्टेन थिंग जैसे गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट किसी की अपनी नहीं होती, गवर्नमेंट सबकी होती है, पर वहाँ पर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन या डिपार्टमेंट में अपने ही लोगों को बार बार एम्प्लॉय करवाए जा रहे हो, तो नेपोटिज्म हो जाता है। आप दूसरों की अपॉर्चुनिटी छीन लेते हो, इसलिए इसको गलत भी माना जाता है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस को इंप्रूव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम को हटकर एक दूसरा सिस्टम लाना चाहिए जहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो। कंडक्ट ऑफ जजेस जो होता है, जैसे करप्शन वगैरह हो गई, रिटायरमेंट के बाद ये लोग जॉब्स वगैरह ले लेते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं क्योंकि करप्शन का सिंपल सा इस बात से होता है ना जजेस का कि जो पुराने कुछ केसेस हैं कंट्री में, उनमें ये देखा गया था कि कुछ जजेस को ऐसे ल्योर किया गया था कि आप इस केस को हमारे फेवर में कर दीजिए, और जब आप रिटायरमेंट के बाद, आपकी 2 साल बाद रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद हम आपको ये वाला पर्टिकुलर बिजनेस में आपको इसका हेड बना देंगे या फिर आपको ये वाली जॉब दे देंगे। तो ये भी एक चीज़ होती है, ये भी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में एक इशू बन के आता है। देन इन हाउस फंक्शनिंग, तो जुडिशरी की जो भी फंक्शनिंग होती है ना, वो बहुत ही ओपेक होती है। ओपेक मतलब कि उसमें बाहर वाली चीज़ बाहर वालों को विजिबल नहीं होता। लाइक आजकल तो होने लग गया है कि आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाती हैं कि कोर्ट के अंदर कोई केसेस वगैरह होते हैं उनके कैसे कंडक्ट होता है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमको लगता था कि जो टीवीज़ में मूवीज़ में दिखाए गए थे, टीवी सीरियल में जो कोर्ट का पूरा एक अंदर का इंटरव्यू दिखाते हैं कि ऐसे जज बैठता है, ऐसे एक पर्टिकुलर पटिशनर ऐसे बैठता है और प्रोसिक्यूशन यहाँ पर होता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता था। वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इन्फॉर्मेशन में एसिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कि चीज़ें बहुत ही परफेक्ट अरेंजमेंट में हैं, लेफ़्ट और राइट बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। एसिमेट्री का मतलब है कि बैलेंस क्रिएटेड नहीं होता है। तो खास करके आरटीआई को लेकर के, तो जुडिशरी जो है वो आरटीआई में नहीं आता है, जुडिशरी की बहुत सारी चीज़ें आरटीआई में नहीं आती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि सिंस एक पब्लिक बॉडी ही होता है जुडिशरी अपने आप में पूरा का पूरा, और आरटीआई से ये काफ़ी बाहर होता है।
एक जुडिशियल ओवर रीच होता है। अब जुडिशियल ओवर रीच और जुडिशियल एक्टिविज़म, ये टॉपिक हम लोग पहले कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो ओवर रीच और एक्टिविज़म होता क्या है कि जुडिशरी एक तरीके से एक एक्टिविस्ट बन जाता है कि कल को कोई पॉलिटिकल इशू चल रहा है तो जुडिशरी बीच में निकल के आता है कि नहीं, हमको तो अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सडनली कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देता है, कोई ऐसा एक्शन ले लेता है। फिर ओवर रीच करने का मतलब है कि अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाके फंक्शन करना। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी जो दो विंग्स होते हैं उनकी पावर्स के ऊपर जुडिशरी ओवर रीच करने की कोशिश करता है। तो ये इशू है, कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा देखा गया। इसलिए पेंडेंसी की बात करें तो पूरी कंट्री के अंदर जो 2010 से 2020 तक, यानी कि पिछले एक डेकेड की अगर हम बात करते हैं, तो 2.8% तक ग्रोथ हुई है नंबर ऑफ़ केसेस वगैरह में जो पेंडेंसी चल रही थी उसमें। इवन जो जुडिशरी, एक एग्जांपल बहुत अच्छा मुझे सडनली भी याद आ गया, और जो गवर्नमेंट लेके आई थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, तो उसको कोर्ट ने ही इनवैलिडेट कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम लोग कॉलेजियम सिस्टम को चलाएंगे। हमारा पहला जो इशू था इसमें वो कॉलेजियम सिस्टम का था ना। तो कॉलेजियम सिस्टम में कहता है कि जजेस खुद अपॉइंट करेंगे, बट गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग ऐसी बॉडी बनाते हैं जहाँ पर न्यूट्रल लोग होंगे, वो जजेस को फर्दर रिकमेंड करेंगे। बट उसके बाद जो जुडिशियल ओवररीच था वो ये था कि नहीं, हम लोग अपना कॉलेजियम सिस्टम ही रखेंगे। तो ये एक इशू है जो बना ही रहता है। अब जरा हम लोग ये देख लेते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ होती है। अकाउंटेबिलिटी तो आप समझ गए। इंडिपेंडेंस का मतलब ही होता है कि यहाँ पर जुडिशरी किसी स्टेट के दूसरे ऑर्गन पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट, आज़ाद है, अपने ऊपर काम कर रहा है। तो दोनों अलग अलग हो गए ना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो, आपको किसी को जवाब देना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपको किसी को जवाब देना ही नहीं है, आप अपनी मर्जी से जैसे चाहो करना हो चाहो वो कर सकते हो। तो एक तरीके से दोनों चीज़ें आपस में इंटररिलेटेड हैं कि कौन सी चीज़ किस अकाउंटेबिलिटी को कितना रिड्यूस और कितना एनहेंस कर सकती है। तो अकाउंटेबिलिटी तो हम समझ गए, हमने इश्यूज़ भी देख ली, हम लोगों ने करंट न्यूज़ भी देख ली। अब इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग की ये जो स्टेट का ये जो ऑर्गन है पर्टिकुलर, ये कितना ज़्यादा जवाबदेह रहेगा ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है, वो चीज़ मेंटेन रहे। तो इन हाउस जो प्रोसीजर्स होते हैं, इन हाउस प्रोसीजर का बेसिकली ये चीज़ की जा चुकी है, ऑलरेडी किया जा चुका है। तो जैसे चीफ जस्टिस हो गया इंडिया का, है ना, उनके कुछ सीनियर कलीग्स वगैरह हो गए, अगर इनके ऊपर कोई एलिगेशंस लगाया जाए तो वो अपने आप पहले उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, और जो उसमें कोई गड़बड़ है उसके ऊपर काम किया जाए। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिमिनल या फिर कोई सिविल केस है अगर जुडिशरी में ही, तो उसके ऊपर वो एक्शन ले। तो जो चीज़ें इन हाउस कर दी जाती हैं तो वो और बेटर एफिशिएंसी में काम करता है। 2016 में एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर था, तो अभी डिस्कशन में ही है वो। तो उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट को लेकर भी बात की गई थी ताकि वहाँ से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की जा सकें। तो अभी डिस्कशन में ही चल रहा है ये। एंड 2020 में जुडिशियल स्टैंडर्ड और अकाउंटेबिलिटी बिल था, ये भी अभी कंसिडरेशन में ही चल रहा है। तो इसको बस आप लिख सकते हो कि दिस इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, बट ये एक स्टेप लिया जा चुका है, ये हमें ऐसे ऐसे कुछ काम करना होगा। इसके अलावा 2002 के बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट है। अभी क्या हो सकता है, देखो ये जो ऐसा टर्म आता है ना, बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 के, ये क्या हो सकता है। प्रिंसिपल्स का मतलब ये था सिद्धांत। तो 2002 में जुडिशरी में किस तरीके से जुडिशियल कंडक्ट रहेगा उसको लेकर के कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, और वो बेंगलोर में क्रिएट किया गया था। तो उसको बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट कहा जाता है। तो इसमें आपको वो कंडक्ट क्या था वो जानना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये वर्ड इतना सा की फ्रेज़ है ना, ये बहुत है अपने आप में, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, क्योंकि यूपीएससी में आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना जुडिशरी के अंदर। फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। आजकल तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन का बहुत यूज़ किया जा रहा है केसेस को मॉनिटर करने के लिए। तो इसको लिम्स बोला गया था, जिसमें लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। तो जितने भी केसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह के, उनको और एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट करने के लिए उनका वेब बेस्ड एप्लीकेशन से मॉनिटरिंग की जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। छोटा सा ही टॉपिक है, नीड क्या होती है। ये टॉपिक आपको GS2 में बिल्कुल पूछा जा सकता है और बहुत आराम से आ सकता है। हो सकता है 2022 के मेंस में ही आ जाए, क्योंकि हर बार एक जुडिशियल से एक क्वेश्चन आता ही रहता है। तो 2020 में आया था आई थिंक जुडिशियल एक्टिविज़म का, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक लास्ट ईयर आया था जुडिशियल एक्टिविज़म का। और एक वो भी आया था फेमिनाइजेशन इन जुडिशरी करके समथिंग, 2021 में आया था शायद, आप लोग देख लीजिएगा। बट सिमिलर क्वेश्चंस कैन डेफिनेटली पॉप अप दिस टाइम एज वेल, कोई बड़ी बात नहीं होगी। टॉपिक नंबर 1.3 है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, शॉर्ट में हम लोग इसको PIL बोलते हैं। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था इसको ध्यान में रखना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से आप कह सकते हो बस फटकार लगाई है कि ये क्या अननेसेसरी PIL फाइल करते रहते हो, आप लोगों को एक राइट दे दिया गया तो आप हर बात के ऊपर PIL फाइल करते रहते हो, बहुत सारी अननेसेसरी PILs भी फाइल होती हैं।
हमको ये जानना होगा पीआईएल क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस आई हैं इन पर, इनके बारे में थोड़ा जानना होगा। ये टॉपिक भी हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, बट इस बार जो पॉलिटी में चारों ही हैं वो चारों ही हो चुके थे, तो बट कोई बात नहीं, ठीक है, कर लेते हैं कवर, क्योंकि अभी मेंस का एग्ज़ाम पास में है तो इसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इंडिया में तो पहली बार जब पीआईएल की शुरुआत हुई थी वो 1976 में हुई थी, तो आपको इतना ही याद रखना होगा। 1979 में, 1981 में क्या कुछ हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बट इतना याद रखना कि जस्टिस अय्यर थे 1976 में, इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन नहीं है, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट था। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उसमें आर्टिकल 39A पर ये बेस्ड होता है, जहाँ पर स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट हो गया, जो देश हो गया, वो सिक्योर करेगा कि जस्टिस मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ पर हो सकता है, कास्ट पर, रिलीजन पर, क्रीड पर, इन चीज़ों पर कोई भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति को पूरे तरीके से न्याय मिलना चाहिए, उसी पर ये बेस्ड होता है। तो बेसिकली आप किसी भी कानून का यूज़ करते हो कि हमारे ह्यूमन राइट्स वगैरह जो होते हैं और इक्वालिटी वगैरह जो होते हैं, उसमें जो ब्रॉड पब्लिक कंसर्न के इश्यूज़ हो सकते हैं आप उसको रेज कर सको, उसी को बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट का लिटिगेशन होता है ये। तो इसको फाइल कौन कर सकता है ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि इस तरह के टॉपिक में ना इस प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट आएगी कि कोई भी सिटीज़न फाइल कर सकता है का PIL, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो है उसमें बार बार UPSC स्टेटमेंट्स कन्फ्यूज़ करके देता रहता है। तो PIL को लेकर भी ऐसे, क्या इंडिया में कोई भी सिटीज़न जो होगा इंडिया का वो इसको फाइल कर सकता है, एंड कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर सकती है क्या नहीं। तो ध्यान रखना, इंडिया में कोई भी व्यक्ति हो, जैसे इवन आप हो जब इस वीडियो को राइट नाउ देख रहे हो, सुन रहे हो, और आप मान लो सपोज करते हैं आप जम्मू एंड कश्मीर में हो और आपने कोई केस सुना जैसे आंध्र प्रदेश का, आपको लगा कि यार वहाँ पर जो चीज़ है वो एक मेरे पब्लिक इंटरेस्ट की ही है और उसमें कुछ चीज़ है, यू आर एन एग्रीव्ड पर्सन, इवन यू कैन फाइल द PIL ऑफ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन आंध्र प्रदेश। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको फाइल कर सकती है, एंड उसके बाद कोर्ट जो हो सकते हैं उस मैटर को कंसिडर करते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, फ़ायदा क्या होता है इससे, एक तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हो, और जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत मदद करता है। हमारे लॉ में ट्रांसपेरेंसी वगैरह बेहतर लेके आना, करप्शन को रिड्यूस करना एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक अथॉरिटीज़ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना, उसके अलावा जुडिशियल प्रोसेस को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए PILs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं PIL को लेकर। अब ये जजमेंट्स जो हैं ये प्रीलिम्स में कहीं भी पूछे नहीं जाएंगे, जजमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है आपको मेंस के लिए। तो मेंस में आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसे SP गुप्ता को जो था उसमें था कि कोई भी मेंबर होगा किसी पब्लिक या NGO का और एक्टिंग एज ए बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, तो वो एक रिट जुडिशन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। एक इतना ही स्टेटमेंट था, इसमें पूरा का पूरा केस आपको याद नहीं करना है, एक स्टेटमेंट याद करने होते हैं। MC मेहता जो केस था 1987 का, तो उसमें था कि कोई भी पेटिशनर होगा ऑल्दो नॉट अ राइपेरियन ऑनर एंटाइटल टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। मतलब कहने का ये था, ये जो PIL था ना 1987 वाला, ये गंगा वाटर पॉल्यूशन को लेकर था। तो उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जिस एरिया में जहाँ पॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वहीं पर भी, राइपेरियन का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ नदी बहती जा रही थी उसके किनारे वाले जो भी स्टेट थे उसमें कोई भी व्यक्ति किसी को लगता है कि मेरा इससे नुकसान हो रहा है, वो भी PIL फाइल कर सकता है। विशाखा का जो गाइडलाइंस वगैरह भी आई थी, जो केस हुआ था विशाखा गाइड 1997 वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो एक फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन ही होता है, और ये आर्टिकल 14, 15, 21 के अंडर आता है ना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, UPSC कैन फ्रेम ए क्वेश्चन कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है कि ये फंडामेंटल राइट्स कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना 14 के अंडर भी आएगा, 15 में भी आएगा, 21 में भी आएगा, क्योंकि 1997 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। PIL को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं? हाँ, बहुत जाहिर सी बात है गाइडलाइंस होगी। क्रेडेंशियल्स चेक करना, जिस बात की जो पेटिशनर होगा, आपने कोई केस तो फाइल कर दिया कि कोर्ट के अंदर कि भाई ये चीज़ें ऐसी ऐसी हो रही है, मुझे दिक्कत है, मेरे फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, तो उसकी क्रेडेंशियल्स को चेक करना, ये बात ठीक है, उसके फैक्ट्स को चेक करना, कंटेंट का करेक्टनेस को देखना, और वो क्या वो चीज़ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की है भी या फिर नहीं है, और उसकी अर्जेंसी अभी राइट नाउ है या फिर उसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग मैटर होते हैं ना। कुछ ऐसे मैटर होते हैं कि किसी ने बोल दिया कि मेरे यहाँ पर जो रिवर्स हैं उसका पानी नहीं होता, तो इसकी इंटरलिंकिंग बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरी साइड सडनली क्या होता है कि कंट्री के अंदर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, या फिर कोई फूड को लेकर के कोई है, और एजुकेशन हेल्थ को लेकर के कोई है, तो कोर्ट भी इस बात को ध्यान में देगा ना कि हेल्थ और फूड वाला जो मैटर है वो अभी अर्जेंट मैटर है। इंपॉर्टेंट दोनों है, रिवर्स का भी काम करना ज़रूरी है, पॉलिटिकल क्राइसिस को भी हैंडल करना ज़रूरी है, बट इमीडिएटली जो चीज़ को किया जाना है वो अर्जेंसी के ऊपर देखेगा कोर्ट, और वो कोर्ट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं PIL को लेकर ही।
इश्यूज़ क्या है कि कहीं ना कहीं जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, कानून का जो तरीका है ना, उसका एक अब्यूज़ किया रहता है, क्योंकि कोई भी पीआईएल फाइल कर रहा होता है, बैक टू बैक पीआईएल्स फाइल की जा रही होती हैं पब्लिकली और प्राइवेट इंटरेस्ट को लेकर भी। तो जैसे रेलवे का जो किराया होता है वो जब वो बढ़ाया गया था उसमें भी पीआईएल फाइल्स हो रही थी, प्याज के दाम बढ़ गए थे उसमें भी पीआईएल फाइल हो रही थी। तो एक तरीके से जो प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, वो आपको एक छूट दे दी गई है कि आप किसी भी मुद्दे के ऊपर आप अपनी बात कोर्ट के सामने ले जा सकते हो, तो आप उसका मिसयूज़ कर रहे होते हो। इसी कारण क्या होता है, बहुत सारी फ्रिवलस पीआईएल्स फाइल हो जाती हैं, तो कोर्ट का टाइम जो होता है वो ज़ाया किया जा रहा होता है, बार बार कोर्ट को एक बेंच क्रिएट करना पड़ता है, बार बार पीआईएल्स को चेक करना पड़ता है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, क्योंकि कोई भी डेवलप मान लो जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल के प्रेमिसेस वगैरह में ही थे ना, तो उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रही थी, उसके अगेंस्ट पीआईएल फाइल कर दी गई, तो कोर्ट को वहाँ पे स्टे लगाना पड़ा कि भाई आप ये चीज़ क्रिएट कर रहे हो, इस पर पीआईएल आई है, उसको पढ़ना है, उसको स्टडी करना है, केस चलेगा ऐसे ऐसे करके, तो चीज़ें रुक जाती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर को भी कहीं ना कहीं ये वायलेट करता है। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, वो इस बात को भी देखता है कि जुडिशरी कहीं ना कहीं ओवरस्टेप तो नहीं कर जाएगा। लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट पास कर दिया, एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर काम कर रहा था, सडनली किसी ने पीआईएल फाइल कर दिया, तो वो ये भी देखना चेक करना ज़रूरी होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि जुडिशियल ओवर रीच हो जाती है उसके अंदर, तो एक ये भी प्रॉब्लम होती है, सेपरेशन ऑफ पावर को भी वॉलेट करने लग जाता है। तो इन बातों को सबको ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस वगैरह जो दी थी, जैसे स्टेट ऑफ उत्तरांचल के अंदर, तो उन्होंने कुछ डायरेक्शंस बताए थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के लिए कि जेन्युइन पीआईएल को आप फ्रिवलेस से कैसे सेपरेट करोगे, तो उसी के लिए सब एससी की गाइडलाइंस थी जो पीआईएल वाली। तो ये याद करनी सारी ज़रूरी नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि स्टेट ऑफ उत्तरांचल का जो केस था उसमें ये गाइडलाइंस दी गई थी। तो ये वे फॉरवर्ड है कि ताकि जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका एब्यूज़ ना हो किसी भी तरीके से। एंड जो डॉक्टरीन जो है सेपरेशन ऑफ पावर का, सिंस वो वॉलेट हो रहा होता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को वो भी बैलेंस क्रिएट करें, चेक्स एंड बैलेंसेस का भी ध्यान में रखना है। फिर जब इतनी सारी पीआईएल्स आ रही है तो कहीं ना कहीं जो खासकर जो चीज़ें अर्जेंट और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की हैं उनका टाइमली डिस्पोजल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कुछ पीआईएल्स फाइल की जाती हैं लॉयर्स के द्वारा, सिटीजन्स कुछ ऐसी पीआईएल फाइल कर देते हैं जिन पर कोई रिसर्च नहीं करते हैं, है ना, यानी कि उनकी क्रेडेंशियबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो कोर्ट को एक स्टेप लेना चाहिए कि उनको आप फ़ाइन चार्ज करना स्टार्ट कर दो, उनके ऊपर फ़ाइन लगाना शुरू कर दो कि आपने पीआईएल तो फाइल कर दी थी ना, लेकिन इसकी कोई क्रेडिबिलिटी तो थी नहीं, आपके पास कंटेंट नहीं था, आप किसी भी मुद्दे को लेकर के आ जाते हो हमारा कोर्ट का समय जाया करने के लिए, तो उनको ऊपर थोड़ा फ़ाइन लगाना स्टार्ट किया जाए, ये चीज़ की जा सकती है। छोटा सा टॉपिक था एंड पीआईएल के बारे में ही आपको जाना ज़रूरी है। आप भी पीआईएल फाइल कर सकते हो, आपको कोई मुद्दा न लगे तो, लेकिन काम की चीज़ पे करना, थोड़ा उसके ऊपर होमवर्क करना, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की हो और अर्जेंट मैटर हो तो आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। बैकग्राउंड में सिर्फ इतना ही जानिएगा, 1976 के अंदर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसकी शुरुआत की थी। एंड इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका ओरिजिन तो हुआ था यूएस में ही। और उसके बाद हमारे जो आर्टिकल 39A है डीपीएसपी का, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन की, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। 2-3 ये केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ पर आप अगर आपका मेंस में क्वेश्चन आता है इफ़ यू मेंशन दीज केसेस, तो आपके आंसर की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा जो स्टेट ऑफ उत्तरांचल वाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी ताकि जेन्युइन को और जो फ्रिवलेस वंस होती हैं उनको सेपरेट करने में आसानी हो। सेपरेशन ऑफ पावर ध्यान रखिएगा, पिछले टॉपिक में भी हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ा था, और इस टॉपिक में भी सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल ओवर रीच, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में कुछ कुछ कीवर्ड्स आए थे सामने। अब हम पॉलिटी सेक्शन का न्यूज़ इन शॉर्ट कवर करते हैं। पहला टॉपिक इंटरनेट शटडाउन्स को लेकर है, और ये टॉपिक हम लोग डिटेल में पहले कर चुके हैं, बट मैंने जब इसको देखा, हाईलाइट किया था, तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड होता है आपके लिए वो सब गिवन है ऑलरेडी, तो इसको देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि कंट्रीज़ को ये जो इंटरनेट शटडाउन वाला जो एक नया एक ट्रेंड सा चल गया है ना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बहुत सारे इल इम्पैक्ट्स होते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को देखना है। एंड कुछ रिकमेंडेशंस भी थी यूनाइटेड नेशंस की, तो क्या क्या इम्पैक्ट होता है इंटरनेट शटडाउन्स का यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। तो जो भी सेक्टर्स होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, कॉमर्स में, इंडस्ट्रीज में, उन सब के ऊपर एक इकोनॉमिक कॉस्ट लग जाती है। अब आप खुद सोच के देख लीजिए, जैसे इंडिया के अंदर मोस्टली जो इंटरनेट शटडाउन्स लगे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लगे थे, खासकर कि जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, और एक बार दिल्ली एनसीआर रीजन में भी लगा था जब किसी एम्बेसी के सामने कुछ आई थिंक कुछ आईईडीज़ वगैरह मिले थे। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट न्यूज़, बट उस टाइम पर आसपास के एरिया का इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था। तो उसके बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रुक जाते हैं, लोगों की जो डेली रूटीन होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम पैंडमिक की बात करते हैं तो जो एजुकेशन का बच्चों का था, स्कूल्स नहीं लग रहे थे, सब लोग ऑनलाइन एजुकेशन पर डिपेंडेंट थे, तो सबके पास वाईफाई थे नहीं। वो एक्चुअली मोबाइल कनेक्शंस को बंद करता है, वाईफाई तो चल रहे होते हैं,
बट सबके पास होता नहीं वाईफाई, तो जिन लोगों के मोबाइल कनेक्शन पर डिपेंडेंसी होती है उनका सब काम रुक जाता है। हेल्थ केयर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सम पीपल आर डिपेंडेंट ऑन टेकिंग प्रिस्क्रिप्शंस थ्रू दीज मोबाइल कनेक्शंस ओनली, इंटरनेट के थ्रू। कुछ लोगों का बिजनेस ही ऑनलाइन होता है मोबाइल कनेक्शंस के थ्रू ही, तो जो वर्क फ्रॉम होम वाले होते हैं उनका काम रुक जाता है। मेंटल ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, लोग अपने नज़दीकी से करीबी लोगों के साथ उतना बातचीत नहीं कर पाते, कम्युनिकेशंस रुक जाते हैं उनके। तो यूएन की रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए थे और अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए दिए थे। सिविल सोसाइटी का अलग, डेवलपमेंटल एजेंसीज़ का अलग, कंपनीज़ का अलग और स्टेट्स का अलग। तो स्टेट्स के लिए कहा था कि पूरी की पूरी फुल रेंज में उसको शट डाउन नहीं करना चाहिए। एक तो पहली बात, किस किस रीजन से वो किस किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर किया जा रहा है इनका ध्यान रखना चाहिए। एंड कोई लेजिटिमेट एम होना चाहिए गवर्नमेंट जब भी इम्प्लीमेंट करे इंटरनेट शटडाउन्स को। कंपनीज़ के लिए ये था कि जो भी उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनके जो हिस्सेदार होते हैं, उन सब के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेबल एंगेजमेंट होना चाहिए ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और जो भी काम में सारी हैम्परिंग हुई थी उसको कैसे बाद में रिकवर किया जाएगा। तो फिर बहुत सारी डेवलपमेंटल एजेंसीज, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, तो उनको इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर के क्या कुछ कोऑपरेशन प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटिंग कैसे होगी, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये सब यूएन की रिपोर्ट में मैंशनड है। सिविल सोसाइटी को जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होंगे उनको रीइंफोर्स करना पड़ेगा ताकि इंटरनेट शटडाउन्स को प्रिवेंट किया जा सके। पहले टाइम से डिटेक्ट करना, फिर स्टडी करना कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इंपॉर्टेंट जानना आपके लिए ये होगा कि कौन सा एक्ट है, कौन से रूल्स हैं जिसके थ्रू इंडिया में इंटरनेट शटडाउन्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो 2017 के रूल्स हैं और ये मैक्सिमम 15 डेज तक लगाया जा सकता है एक बार। उसके बियॉन्ड अगर करना होता है तो जो एक कमेटी होती है वो उसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए एडवाइस करती है। तो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज के रूल्स हैं, ये हमारे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंडर आते हैं। इसमें इतना ही जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग्स को लेकर। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर में लिखा था कि साल में 3 बार आईएससी की मीटिंग्स होनी चाहिए। अब ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएससी आपके इंडियन पॉलिटी में बहुत डिटेल में गिवन है। तो आईएससी क्या है? बेसिकली ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? हम लोगों ने जब ऊपर सीआईसी की बात की थी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब था कि एक एक्ट बनाया गया था और उसके थ्रू उसको बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, यानी कि किसी आर्टिकल में उसका मेंशन किया गया होगा। तो आर्टिकल 263 में हम लोगों ने एक इंटर स्टेट काउंसिल की बॉडी के बारे में बात की थी। अब आप सोच के देखो, इंटर स्टेट काउंसिल जो होगा उसमें सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होंगे और यूनियन टेरिटरीज होंगे, तो वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो होंगे। तो स्टेट्स के बीच में आपस में कोलैबोरेशन करने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए काउंसिल बनाया जाता है। तो ये एक परमानेंट बॉडी है। पहले शुरुआत में परमानेंट बॉडी नहीं थी, बट फिर 1988 में जो सरकारी कमीशन था उन्होंने सजेशन दिया था, तो 1990 में इसको परमानेंट बॉडी बना दिया गया था। तो आप ये मत लिखना कि सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन आया था वगैरह वगैरह। आपको इतना याद रखना है कि इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है और एक परमानेंट बॉडी भी है। तो काउंसिल के अंदर कौन कौन होता है? चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, और कुछ 6 मिनिस्टर्स होते हैं जो कैबिनेट रैंक के होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, एंड 10 यूनियन मिनिस्टर के होते हैं जो कि परमानेंट इन्वाइट्स होते हैं। ये उस बॉडी का पार्ट होते हैं। इनका काम होता है जो भी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनको रिजॉल्व करना, डिस्कशन वगैरह करना, कुछ रिकमेंडेशंस देना। इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है ना, ये पिछले 6 सालों में सिर्फ एक बार मिला है, और 1990 में इसको जो फॉर्म किया गया था, जब परमानेंट बॉडी बनाया गया था, तब से लेकर और आज तक 2022 तक, यानी कि 32 ईयर्स में ये सिर्फ 11 बार मिला है। तो इसी चीज़ की रिकमेंडेशन दी तमिलनाडु के सीएम ने कि साल में 3 बार इसकी मीटिंग करवाई जानी चाहिए। नाउ वी हैव राज्यसभा इलेक्शंस हेल्ड फॉर सेवरल स्टेट्स। तो रिसेंटली ऐसा हुआ था, राज्यसभा इलेक्शंस हुए थे। हमें राज्यसभा के बारे में जानना है, ये पूरा का पूरा टॉपिक बिल्कुल फैक्चुअल है, तो उसी तरीके से देख लेते हैं। तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, यानी कि इसे परमानेंट हाउस भी बोल सकते हैं, और ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, वो टेम्परेरी है। तो लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल का होता है, उसके बाद दोबारा लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, फिर नई लोकसभा बनती है। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, वो परमानेंट होता है। उसमें क्या होता है कि जो फिक्स अमाउंट है 250 का, उसकी स्ट्रेंथ 250 की है। बट राइट नाउ अगर हम बात करते हैं आज की डेट में कितने उसमें सीट्स में कितने ऑक्यूपाइड हैं, वो है 245। अब उसमें से 238 जो हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट करने का मतलब ये होता है कि इनको इलेक्शन प्रोसीजर से गुजरना नहीं पड़ता कि भाई ये जाएंगे वोट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सीधा प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं कि ठीक है इस पर्सन को बना दो, इस पर्सन को बना दो। और ये जो 12 लोग होते हैं ना, ये पर्टिकुलर एक उससे आते हैं, कैटेगरी से आते हैं। इसको बोलते हैं क्लास। जैसे कि अगर आप क्लास की बात करोगे तो
कल्चर हो गया और लिटरेचर हो गया एंड आर्ट फील्ड्स हो गया, सोशल फील्ड्स हो गया, साइंस फील्ड्स हो गया। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे याद रख सकते हो, कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, सोशल हो गया, साइंस एंड टेक्स फील्ड से हो गया। इससे एक्सपर्ट्स स्पोर्ट्स से भी आते हैं, जैसे इस बार आई थिंक पीवी संधू है एंड सचिन तेंदुलकर पास, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, सचिन तेंदुलकर इज स्टिल पार्ट ऑफ राज्यसभा और उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, बट ही वॉज लास्ट जो मैंने सुना था ही वॉज पार्ट ऑफ इट। तो सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक्चुअली क्वेश्चन उठाया गया था कि वो मोस्टली परमानेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उनकी लीव ज़्यादा होती है, एब्सेंस ज़्यादा थी। तो राज्यसभा की जो इलेक्शंस होते हैं उसमें 1/3 जो होते हैं हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। वो इस तरीके से ही परमानेंट बॉडी होती है जो चलती रहती है। अब ये जो 238 की हम लोगों ने बात की थी, ये इलेक्ट किए जाते हैं और ये इलेक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से, वहाँ से इलेक्ट होके आते हैं राज्यसभा के अंदर। जो हमारा 4th शेड्यूल है वहाँ पर सीट्स के एलोकेशन की बात की जाती है राज्यसभा के लिए। और ये भी ध्यान रखने का है, इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में कि जो सीट्स में जो एलोकेशन होता है ना वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर इंडिया में मान लो 30 स्टेट है, 40 स्टेट है, 50 स्टेट्स है, कितने भी स्टेट्स हो उतनी सीट्स आएंगी, नहीं नहीं, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होंगी उसके राज्यसभा के मेंबर्स जो होंगे वो उस पर्टिकुलर स्टेट से ज़्यादा होते हैं। ओपन बैलेट होता है इसके अंदर। ओपन बैलेट का मतलब क्या होता है कि जब आप वोट करने जाते हो तो आप अपनी पर्टिकुलर पार्टी के जो एजेंट होते हैं आप उसको दिखाते हो कि मैंने इसको वोट किया होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा ओपन बैलेट सिस्टम क्या होता है। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का होता है कॉन्सेप्ट, इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अंदर क्या होता है कि आप 5 लोग अगर होते हैं आप उन 5 को वोट कर देते हो, फिर मैक्सिमम जिसके पास आपके पास चॉइस होती है आप एक से ज़्यादा को वोट कर देगा, लेकिन फिर उसमें प्रेफरेंस किसकी होती है ना, मैक्सिमम वोट किसको मिले होते हैं उसको चूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट वाला और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों चीज़ें आप जब डिटेल में पढ़ते हो ना इंडियन पॉलिटी को, वहाँ आपकी बुक में आराम से गिवन है। तो यहाँ पर बहुत डेफिनेशन के तौर पर गिवन है, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है आपको। एक्चुअली दोनों वोटिंग सिस्टम के कंपैरिजन पर क्वेश्चन बन सकता है आपका मेंस में, तो आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा और प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं। ये नोटा का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है ना। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि राज्यसभा के इलेक्शन सिस्टम में नोटा का सिस्टम होता है, नहीं होता, ये ध्यान। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। मान लो आपके लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, आपके स्टेट में 5 लोग हैं 5 पार्टी से, और आपका मन है कि यार मुझे तो इनमें से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं लगता जिसको मैं वोट करना चाहूँगा, तो वहाँ पर आपको नोटा का ऑप्शन मिलेगा। बट जब राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, तो वो नोटा उसका ऑप्शन उसमें होता ही नहीं है। तो बस ये कुछ चीज़ें थी राज्यसभा के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए। देन वी हैव रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। अब आप टाइटल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि वो पार्टी रजिस्टर तो है लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। अब अनरिकॉग्नाइज का कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है कि उसका इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो कैंपेनिंग नहीं करते, वो इलेक्शंस में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसी 111 जो नॉन एग्जिस्टेंट पार्टीज़ थी उनको रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आउटफिट से रिमूव कर दिया था। अब ये नोट करने की चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी पावर नहीं होती है इनको डी रजिस्टर करने की। और ये एक रिफॉर्म में बात की गई थी इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी जाए, वो अभी तक पेंडिंग चल रहा है। लेकिन अगर किसी पार्टी की फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज वगैरह होती हैं, वो किसी भी तरीके से जो डोनेशन वगैरह होती हैं और कंपनी की डिटेल वगैरह डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऐसा एक्शन ले सकता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्या रीज़न था जो रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ को रिमूव किया गया था? तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का एग्जामिशन को मिसयूज़ कर रहे थे और वो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट कर रही थी, एक्चुअल में पार्टी एग्जिस्ट करती नहीं थी, लोगों ने बस पार्टी का नाम रिकॉग्नाइज करवा रखा था। और फिर फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी थी, यानी कि पैसे वगैरह का लेन देन में कुछ गड़बड़ चल रही थी, ये कुछ रीजन से उनको हटाया गया। एक चीज़ ध्यान रखनी है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा, तो इसमें बेसिकली जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं हमारी, उन सब का काम ऑनलाइन करने की गई। तो इसमें आपको मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, जो लेजिस्लेटिव काम, जो भी ये कानून बनाने की जो पूरी प्रक्रिया, जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसको ऑनलाइन करने की कोशिश की गई है ताकि चीज़ों को आसान किया जा सके, सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। देन वी हैव कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल सीट्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, एक क्वेश्चन बना था आई थिंक अभी रिसेंटली। तो एक व्यक्ति 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज से इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे आपको पता होगा राहुल गांधी का था अमेठी और वायनाड, 2 जगह से लड़े थे वो। तो ये जो था ना एक्ट, इसमें अमेंडमेंट पहले किया गया था। तो पहले तो क्या था कि 1996 तक आप 2 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज से इलेक्शन लड़ सकते थे। बाद में इसको रिड्यूस करके 2 पे कर दिया गया था। अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने कहा है कि इसको रिड्यूस करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 का, इसमें अमेंडमेंट करो और इसको रिड्यूस करके 1 कर दो, एक ही जगह पर कर दो। इसमें इश्यूज़ क्या हैं? पहली बात तो कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का 17 सेक्शन है ना, वो अपने आप पे लिमिटेशन लगाता है
कि जो कैंडिडेट होगा ना, जो दो को रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर वो दोनों पे जीत जाता तो उसको एक सीट चूज़ करनी होगी। तो जब हमारा एक्ट ही इस बात की बात कर रहा है कि आपको एक ही सीट चूज़ करनी है, तो आप इलेक्शन दो से क्यों लड़वा रहे हो? सेकंड चीज़, द मोमेंट एक जगह से जब वो इलेक्शन लड़ता है तो दूसरी वाले के ऊपर ना वहाँ पर बाई इलेक्शन कंडक्ट करने पड़ते हैं, तो उससे खर्चा बहुत सारा बढ़ जाता है। पब्लिक एक्सचेकर यानी कि जो अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, जिसमें पब्लिक का पैसा होता है टैक्स वाला, उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा बढ़ जाता है, दोबारा से प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, वो इस सारे के सारे इश्यूज़ को डील करता है। देन वी हैव दिस एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था, 2021 के प्रीलिम्स के एग्जाम में आया था। एंटी डिफेक्शन लॉ, अब आप एक पार्टी का हिस्सा हैं और आप अपनी पार्टीज़ को अगर किसी तरीके से डिफेक्ट कर देते हैं, डिफेक्ट करने का मतलब है कि आप उसमें उसको छोड़ के भाग जाते हो भाग नहीं जाते हैं, बेसिकली आप उसको छोड़ देते हैं, तो पार्टी आपके अगेंस्ट एक एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू प्रोसीजर चलाती है, जिसमें आपको पार्टी से रिमूव कर दिया जाएगा। प्लस में आपको जो मेंबरशिप थी पार्लियामेंट की, वो सीट आपसे छीन ली जाएगी, तो अब आप एमपी नहीं रहोगे। और अगर आप एमपी नहीं रहोगे तो यानी कि आपसे आपकी एक अथॉरिटी छीन ली गई है, आपकी एक तरीके की जो पोजीशन थी वो छीन ली गई है। तो गवर्नमेंट ने 10th शेड्यूल में ऐड किया था, 52nd अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में। तो बेसिकली यही होता है, और इसको डिसाइड कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि राज्यसभा में है तो राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करेंगे, चेयरमैन। लोकसभा में अगर होता है कोई पर्सन जो अपनी पार्टी को डिफेक्ट करता है तो उसका स्पीकर डिसाइड करेगा। इस टॉपिक को एक्चुअल में कंट्रोवर्सी में इसलिए रखा गया है बहुत बारी कि कहा गया है कि जो स्पीकर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये डिसाइड ना करके ये पावर जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को दी जानी चाहिए, पर ये सजेशंस में चल रहा है काफ़ी टाइम से। अब कोई किसी पार्टी को जब छोड़ता है तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस क्या क्या हैं, ग्राउंड्स क्या क्या सेटअप किए गए थे। अगर आप अपनी पार्टी के फेवर में वोट नहीं करते हो तो आपकी पार्टी आपके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन स्टार्ट करवा सकती है ना। मान लो आप एक एग्जांपल देते हैं, जैसे करंटली हमारे पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के पास मैक्सिमम सीट्स है। सपोज करते हैं कोई भी एमपी होता है, बीजेपी कोई एक बिल लेके आती है और बोलती है कि हम लोगों को इस पर वोटिंग करानी है, आप सब लोग आइएगा उस दिन। वो विप होता है, विप ना एक पर्सन होता है जो सबको नोटिस भेजता है कि कमिंग मंथ के अंदर जो पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें हम लोग ये बिल पास करेंगे, तो पार्टी के सभी मेंबर्स को प्रेजेंट होना, ताकि जब बिल को डिस्कशन के बाद पास किया जाए तो इसमें वोटिंग होगी। फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टी मेंबर होता है, वो डिसएग्री करता है कि मुझे इस बिल में मुझे लगता है कि बिल पास नहीं होना चाहिए, तो या तो पार्टी को इन्फॉर्म कर दे और पार्टी एग्री कर जाएगी, ठीक है अगर आप डिसएग्री कर रहे हो कोई बात नहीं, बट वो पार्टी को इन्फॉर्म भी ना करे और वो वोट भी अगेंस्ट में कर दे, तो फिर पार्टी उस पर्सन को समझती कि यार ये तो हमारी पार्टी में रह करके हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, तो पार्टी उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके उसके अगेंस्ट ये लॉ करवा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसको एमपी की पोजीशन से हटा दिया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन से उसको हटा दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा। फिर एक जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है, अब नॉमिनेटेड मेंबर का क्या था, वो इलेक्शन लेकर नहीं आया था, उसको तो प्रेसिडेंट ने इलेक्ट कर दिया था सीधा सीधा। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ना, 2-3 टॉपिक पहले राज्यसभा का, वो इलेक्शन प्रोसीजर से नहीं आया है। एक पर्सन होता है जो पूरा इलेक्शन के प्रोसीजर से वोट लेकर के, कैंपेनिंग करके, सब कुछ करके आ रहा है। नॉमिनेटेड वाले जो होते हैं वो वोटिंग लेकर के नहीं आ रहे होते हैं। तो जो अगर नॉमिनेटेड मेंबर होता है, वो नॉमिनेट हो गया है, अब वो एमपी बन गया है या फिर वो एमएलए बन गया है, अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है 6 महीने के बाद में, तो उसके पास तो पावर बड़ी ज़्यादा हो जाएगी ना। ये वाला स्टेटमेंट आया था इस बार एग्जाम में, उसमें आफ्टर और बिफोर को चेंज किया गया था, आफ्टर 6 मंथ्स और बिफोर 6 मंथ करके ऐसे, तो उसको भी आप एंटी डिफेक्शन में मेंशन कर सकते हो। फिर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर होता है, वो अगर एमपी भी है, एमएलए भी, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसके अगेंस्ट भी एंटी डिफेक्शन चलाया जा सकता है। अच्छा, एंटी डिफेक्शन कौन चलाएगा? पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज़ वगैरह होते हैं, कोई भी उसको इनिशिएट कर सकता है। फिर इसमें इन्होंने एक्सेप्शन डाला गया था, क्योंकि बात बात के ऊपर एंटी डिफेक्शन चलाए जा रहे थे, बात बात पे गवर्नमेंट बार बार अनस्टेबल होती जा रही थी, तो उन्होंने कहा था मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें अगर 300 लोग हैं, ठीक है जी, 300 में से अगर 200 लोग ही बोल देते हैं, यानी कि 2/3 लोग हैं, अब 2/3 लोग ही इस पार्टी को चेंज करना चाह रहे हैं या फिर इस पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग एंटी डिफेक्शन में काउंट नहीं करेंगे। इनकी पोजीशन हम इनको एमपी या एमएलए की पोजीशन से नहीं हटाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है ना, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी आ गई है। जब मेजॉरिटी ही इसके अगेंस्ट में है तो ये एक्सेप्शन डाला गया था, अगर 2/3 उस पार्टी को डिफेक्ट करते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन में काउंट नहीं होगा। प्लस में मान लो लोकसभा का स्पीकर ही था, है ना, चेयरमैन थे राज्यसभा के, ये क्या कर सकते हैं, ये रिज़ाइन कर सकते हैं अपनी पार्टी से जब ये उस पोजीशन पे आ जाते हैं, और जब वो उस पोजीशन से हटते हैं, यानी कि अब वो स्पीकर नहीं होंगे, दे कैन रीजॉइन द पार्टी। ये भी चीज़ें मेंशन की गई थी। देन वी हैव नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट है, ये ई गवर्नेंस को लेकर है। इसमें मुझे तो कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं था, बट आपको मुझे ये दिखा था, जो रिकमेंडेशंस मैंने इसमें हाईलाइट किए थे वो था कि मैंडेटरी सेक्टर स्पेसिफिक सर्विस, फोकस करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे,
कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं यूनिफॉर्मिटी के गवर्नेंस में, उनको अडॉप्ट करना, सिक्योरिटी प्रिवेसी के ऊपर फोकस करना और न्यू एज टेक्नोलॉजी पे एम्ब्रेस करना, ये ना कुछ कीवर्ड्स लगे थे मुझे इंपॉर्टेंट, तो मैंने ये हाईलाइट कर दिए थे। बाकी केरला जो है उसमें सबसे मैक्सिमम कंप्लाई किया है केरला ने, वो ई गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। डारपा के बारे में आपको बताना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है। इन्होंने बनाया था 2019 के अंदर एक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी का असेसमेंट करेंगे, यानी कि जब से गवर्नमेंट डिजिटलाइज होने की कोशिश कर रही है तो उसका असेसमेंट करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा स्टेट जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो चीज़ों को ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोड में कर रहा है, उस पूरे की एक रिपोर्ट थी। तो इसकी बाई एनुअल स्टडी से क्या होता है कि गवर्नमेंट को पता चलता है कि सिटीजन स्पेसिफिक कितनी डिलीवरी की जा रही है। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपके गवर्नेंस में ज़्यादा काम आएगा GS2 में, और इसको आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ हाईलाइट्स भी हैं, जैसे केरला का हाईएस्ट था, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में मेघालय और नागालैंड जो लीड कर रहे थे, एंड यूटीज़ वगैरह में जम्मू एंड कश्मीर जो थे वो हाईएस्ट थे रैंकिंग वगैरह। तो इस टॉपिक में मुझे पर्सनली लगा नहीं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट आपके सामने है, आपको कुछ फैक्ट्स नोट डाउन करने हो तो आप अकॉर्डिंगली नोट डाउन कर लीजिएगा। यूपीएससी की ऑल इन वन हैंडी बुकलेट में आपको जो भी कुछ कंटेंट मिलेगा उसमें 700 से ऊपर माइंड मैप्स हैं आपको स्टैटिक के, करंट अफेयर्स के, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से और सनसेट टीवी वगैरह से आते हैं। आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, चेकलिस्ट है, मेंस के क्वेश्चनियर वगैरह हैं, निमोनिक्स वगैरह हैं। तो मैंने हर एक चीज़ का सैंपल आपको दिखाया हुआ है इसी वीडियो में। सैंपल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर वो टाइम स्टैम्प है, उसको क्लिक करके आप सैंपल देख सकते हो, और डाउनलोड का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में ही है। इस बार मेंस 2021 में इस बुकलेट में हम लोगों ने जो माइंड मैप्स क्रिएट किए थे ना, उसमें से मोर देन 20+ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए थे, तो वो आराम से आप कवर कर सकते थे। तो डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए, बाकी डिटेल सारी वहाँ पर है। कल्चर का टॉपिक नंबर 8.1 है संत तुकाराम। ध्यान रहिए, सेंट तुकाराम नहीं लिखा हुआ है, संत लिखा हुआ है। जैसे इट इज़ द सेम थिंग, हिंदी में संत बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में सेंट बोल देते हैं। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने संत तुकाराम शिला को इनॉग्रेट किया था महाराष्ट्र में। और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2021 के प्रीलिम्स में रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था जो पहले ऐसे कल्चर में हम लोगों ने किया था। कोई एक स्टैचू का अनवील किया गया था, वो हम लोगों ने विजन की मैगजीन में भी कवर किया था, और PT 365 में भी मैंने आप लोगों को बताया था। वो एग्जैक्टली मेंस के प्रीलिम्स के एग्जाम में आया था 21 कह रहा हूँ बाय मिस्टेक, 2022 वाले प्रीलिम्स में जो 5 जून को हुआ था अभी। तो हमें संत तुकाराम के बारे में जानना होगा। तो 1608 से 1650 तक, यानी कि 42 ईयर्स तक ही लिव्ड, एंड ही वाज वेरी पॉपुलर सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में। उनके अलग अलग नाम थे, तुकोबा, तुकाराम, बोलहबे, अम्बिले, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उनके जो मेजर लिटरेरी वर्क्स थे वो थे अभंग पोइट्री के ऊपर उन्होंने काम किया था। उनके कुछ कीर्तन वगैरह भी थे जो लॉर्ड विष्णु को, जिन्हें हम महाराष्ट्र साइड में विट्ठल या फिर विठोबा बोलते हैं, उनको डेडिकेटेड थे। तो तुकाराम गाथा उन्होंने कंपोज किया था, जो कि मराठी लैंग्वेज के कंपाइलेशन था उनके कामों का। इसे पॉपुलरली अभंग गाथा भी बोलते थे। सोशल रिफॉर्म की बात करें तो एक जनरल सा ट्रेंड है भक्ति मूवमेंट का। अब इसमें ना आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, जैसे संत तुकाराम के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो उन्होंने डिनाई किया था कास्ट हिरार्की को। अब आपको यहाँ से आइडिया लगाना पड़ेगा कि भक्ति मूवमेंट में जो भी मेजर हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे वो सब इस चीज़ को डिनाई ही करते थे। जो कास्ट सिस्टम था इसको डिनाई करते थे, और मोस्टली जो आइडल वर्शिप होता है, जो मूर्ति पूजा होता है, उसको भी कहीं ना कहीं डिनाई करते थे। शिवाजी जो थे, जो महाराष्ट्र के वॉरियर किंग थे, वो इनके कंटेम्प्रेरी थे, वो उसी टाइम पर ही वो एग्जिस्ट करते थे। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, ये अपने सब किसी भी डिवोटी को जब एक्सेप्ट करते थे तुकाराम जी, तो वो जेंडर बायसनेस नहीं करते थे कि मैं तो सिर्फ मेल डिवोटीज़ को ही लूँगा, फीमेल को नहीं लूँगा। ही वॉज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। और जो वर्करी ट्रेडिशन होता है उसको इंडिया में भक्ति लिटरेचर के थ्रू एक्सपैंड करने में इन्होंने काफ़ी मदद की थी। वारी जो पिलग्रिमेज है उसको भी इन्होंने प्रमोट किया था। एंड महात्मा गांधी ने इनकी जो पोइट्री थी उसको येरवाड़ा सेंट्रल जेल में ट्रांसलेट किया था। येरवाड़ा इज़ इन महाराष्ट्र। तो मराठास को यूनाइट करने के लिए मुगल्स के अगेंस्ट में इन्होंने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। इनका एक जो गाथा टेम्पल है वो एक बेसिकली एक विलेज में ही है जिसका नाम देहू है। वो पुणे से कुछ 30 किलोमीटर्स दूर पे है। जब हम बात करते हैं वर्करी ट्रेडिशन के बारे में जिसको इन्होंने एक्सटेंड किया था, तो ये कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप वगैरह होता है ना, एक पिलग्रिमेज पर जाता है किसी टेम्पल में जो लॉर्ड विट्ठल के में, तो उसी चीज़ को बोलते हैं वर्करी ट्रेडिशन। तो उसी चीज़ को इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सटेंड करने की कोशिश की थी। तो संत तुकाराम के बारे में इतना ही कंटेंट है आपको, पर ये याद रखने की चीज़ है क्योंकि आपको ये मेंस में भी लिखना पड़ सकता है इन GS1 एंड प्रीलिम्स में भी इनके बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि भक्ति मूवमेंट को लेकर के, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट को लेकर के क्वेश्चंस आगे पीछे करके आते रहते हैं। न्यूज़ इन शॉर्ट देख लेते हैं कल्चर सेक्शन का। चापेकर ब्रदर केस जो है
चापेकर ब्रदर केस का पूरी की पूरी अगर कहानी की बात करते हो तो 1896 और 97 में एक जो बिबॉनिक प्लेग आया था ना पुणे के एरिया में, उसको पूना प्लेग भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी कि इसको डिजीज़ को स्प्रेड होने से कंट्रोल किया जाए। तो वो जो कमेटी थी वो CW रैंड, यानी कि उसको WC रैंड भी बोलते हैं, चार्ल्स वॉल्टर रैंड के अंडर बनाई गई थी। अब उन्होंने क्या किया था, इसमें सोल्जर्स को ड्यूटी पर लगा दिया था रादर देन डॉक्टर्स को, और बहुत सारे लोगों को फ्यूनरल्स वगैरह यानी कि जो अग्निदाह अंतिम संस्कार करते हैं उस सब की परमिशन नहीं दे रहे थे वो लोग, और हैरेसमेंट किया जा रहा था लोगों का उस प्लेग के टाइम पर। तो रैंड कमीशन के रेगुलर हैरेसमेंट के कारण जो चापेकर ब्रदर्स थे, जिसमें कि दामोदर हरि चापेकर थे, बालकृष्ण हरि चापेकर थे, वासुदेव हरि चापेकर थे, ये इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे। तो इन्होंने मिल करके जो चापेकर क्लब था बेसिकली उसी के अंडर में इन्होंने जो चापेकर क्लब ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था। वहाँ पर ये लोग फिज़िकल और मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। तो 22 जून 1897 को ही इन्होंने ये जो ब्रदर्स थे इन्होंने मिलकर के जो WC रैंड थे ना उनका असासिनेशन किया था। तो इसलिए इसको चापेकर ब्रदर्स केस को बोलते हैं, और ये 1857 के बाद पहला ऐसा मिलिटेंट नेशनलिज्म का केस था इंडिया में। मुंबई समाचार प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था, द्विशताब्दी महोत्सव था मुंबई समाचार का। तो ये गुजराती न्यूज़पेपर था, बेसिकली पहली बार 1822 में पब्लिश हुआ था। इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी रहेगा। कोडावाज जो होते हैं ये पीपल हैं जो कुर्ग एरिया है वहाँ के एक स्मॉल कम्युनिटी है जो कि कर्नाटक के कोडागू जो कि कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रहते हैं। और इनका बड़ा यूनिक कस्टम होता है, रिचुअल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई डावरी सिस्टम नहीं है और इनकी मैरिजेस में कोई प्रीस्ट यानी कि पंडित वगैरह कोई नहीं होता। तो ये जो एग्जाम्पल है ना कोडावाज का, ये जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है एंड एंथ्रोपोलॉजी इनका ऑप्शनल है, वो लोग इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी काम आएगा ये। वहाँ पर दोनों ऑप्शन में ये चीज़ यूज़ होती है। भारत गौरव ट्रेन है, इसकी मेडन सर्विस थी, पहली सर्विस थी भारत गौरव ट्रेन की, जो कि भारत गौरव स्कीम के अंडर है। कोयम्बटूर के नॉर्थ से कोयम्बटूर जो नॉर्थ है वहाँ से सैनगर शिरडी तक है। तो इंडिया का रिच कल्चर हेरिटेज को दिखाने के लिए भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की गई है। इसमें इतना ही जानना काफ़ी है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसमें इंपॉर्टेंट इसके मिनिस्ट्री को जानना ज़रूरी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार ये पुरस्कार वाली चीज़ तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आए। तो जो भी हमारे सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड है, तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड वगैरह है, पद्मा अवार्ड्स हैं, बाकी जो भी गवर्नमेंट के मेजर अवार्ड्स हैं, तो इन सब को लेकर के आप नॉमिनेशंस इस वेबसाइट के पोर्टल पर कर सकते हो। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ये इसलिए लॉन्च किया गया है। तो यही सब था टॉपिक में। संत तुकाराम वाली चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा और भक्ति मूवमेंट रिवाइज कर लीजिएगा डिटेल में, क्योंकि वो आपकी बुक में गिवन होता है। बहुत बड़ा है भक्ति मूवमेंट। यहाँ पर जो कंटेंट गिवन था मैंने वो आपको बता दिया। एथिक्स वाला सेक्शन जो है मैं यूट्यूब पर वीडियो में कभी भी नहीं पढ़ाता हूँ। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा। ये चीज़ हम लोग अपने जूम लाइब्रेरी पर ही कवर करते हैं। और जूम लाइब्रेरी कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें देखो, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन होता है चैनल का, वहाँ पर एडमिन का लिंक मिलेगा। यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन और आपको जूम लाइब्रेरी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो एथिक्स हम लोग अपने जूम लाइब्रेरी पर कवर करते हैं। नाउ वी हैव स्कीम्स इन न्यूज़। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसको 7 साल हो चुके हैं, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक वर्चुअल इवेंट किया गया था। हमें यहाँ पर ये देखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है क्या। आप नेम को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। आवास योजना है और प्रधानमंत्री के, तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव होगा ये। आवास यानी कि रेजिडेंशियल के लिए है। तो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप की कैटेगरीज़ के लोग होते हैं, उनको हाउसिंग की, उनको रहने की जगह की जब शॉर्टेज हो जाती है, तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको एक डिग्निफाइड लिविंग प्रोवाइड करने के लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए इनके पास, और खुद के रेजिडेंस को लेकर के एक प्राइड ऑफ ओनरशिप भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसको 2015 में स्टार्ट किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बट इसको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ध्यान रखिएगा दोनों मिनिस्ट्रीज़ का डिफरेंस। तो अर्बन एरिया जो शहरी एरिया होता है उसमें स्टैट्यूटरी टाउन हो गया, नोटिफाइड प्लानिंग एरिया हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हो गया, इन सब में पक्का घर क्रिएट किया जाता है। तो ये उन्हीं के लिए होगा जिनके पास ऑलरेडी कोई पक्का घर नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी पक्का घर है उनको नहीं मिलता। और इस स्कीम के थ्रू विमेन एम्पावरमेंट को भी किया जाता है, यानी कि जो घर का नाम होगा वो एक विमेन के नाम पर होगा, या फिर विमेन के नाम पर अगर नहीं हो पा रहा है, मतलब फैमिली में अगर डिमांड होती है तो उसको जॉइंटली भी रख सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल के नाम पर। और अगर उस फैमिली मेम्बर की कोई फीमेल है ही नहीं जो कि 18+ होगी, तो उसमें मेल के नाम पर इसको रखा जाएगा। तो ऐसे घर बनाए जाते हैं, उसमें वाटर फैसिलिटी, किचन, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट बनाए जाते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे से उनको एडुकेसी प्रोवाइड की जाती है।
एक अर्बन पुअर को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है और उसमें प्रायोरिटी दी जाती है SC ST OBC वालों को भी। इसमें ना कैफेटेरिया अप्रोच को यूज़ करते हैं। तो कैफेटेरिया अप्रोच बेसिकली एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर लैंड में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, जोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, उसके बेसिस के ऊपर उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है अर्बन लोकल बॉडीज़ को ताकि उन चीज़ों को डेवलपमेंट कर सकें। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी इसके अंडर लॉन्च किया था। उसमें क्या होता है कि बहुत जगह पर गवर्नमेंट के ऐसे सरकारी क्वार्टर्स होते हैं जो खाली पड़े काफ़ी समय से, तो वहाँ पर उनको अफोर्डेबल तरीके यानी कि किफ़ायती दाम पर उनको किराए पर घर दिए जा सकते हैं जब तक उनके पक्के घर ना बने। फिर इसके अलावा भी ये स्कीम एड ऑन है और जहाँ पर ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं जहाँ पर इनको किराए पर मकान मिल सकें। तो ये कुछ चीज़ें इस स्कीम के अंदर मेजरली यही सब चीज़ें थी पढ़ने लायक जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब देखो स्कीम के अंदर तो बहुत सारा कंटेंट होता है बट एक बेसिक आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए, तो वो ये था। नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस की बात की जा रही है, बीमा को लेकर की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ये जो ESI की स्कीम है ना, अब इसको हम 2022 के एंड तक पूरी की पूरी कंट्री में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्या होती है ये इंश्योरेंस की स्कीम? तो सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इंडिविजुअल्स को। अब तो एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरीके की सिकनेस से, मैटरनिटी और एम्प्लॉयमेंट की इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लाया गया था 1948 में। फिर इसको हम सोशल इंश्योरेंस की तरह प्रोवाइड करते हैं और राइट नाउ ये 443 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट होती है, बट अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसको पूरी कंट्री में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई भी फैक्ट्री जहाँ पर 10 एम्प्लॉय वगैरह होते हैं और जिनका जो वेज यानी कि जिनका जो आमदनी होती है 21,000 से कम होती है, उनको ESI के अंडर एनरोल किया जाता है। तो उसमें 0.75% तक का जो वेजेस का होता है वो कवर करता है। बेसिकली इंश्योरेंस होता है। तो आपको कल को आपको मैटरनिटी लीव लेनी हो तो उस ESI के फंड से उसको आपको मैटरनिटी की लीव में सैलरी वगैरह मिल जाएगी और बाद में पेंशन वगैरह टाइप की चीज़ें। तो इट्स लाइक इंश्योरेंस, हेल्थ का इंश्योरेंस हो जाता है आपका, उन चीज़ों के लिए होता है। मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, सिकनेस बेनिफिट है, डिसेबलमेंट हो गया तो 90% तक की रिकवरी के लिए हो जाएगा। और अगर आप सिकनेस वगैरह होते हैं तो एक कैश कंपनसेशन मिलेगा 70% आपका जो वेज होता है उसमें। और मान लो अगर कोई एक इसमें राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना भी है, तो यानी कि अगर स्कीम में किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, इनवॉलेंट्री लॉस हो जाता है नॉन एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, या फिर कोई परमानेंट इनविलिटी हो जाती है, तो 24 महीने तक यानी कि 2 साल तक जो आपकी सैलरी थी उसका कम से कम 50% तक आपको मिलता रहेगा। तो दिस वाज अबाउट एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि ये पूरे कंट्री में अब लागू होगी। स्कीम्स गवर्नमेंट UPSC कैन आस्क इन मेंस एग्जाम, जैसे 2021 के मेंस में पूछा था, एक स्कीम थी, वो काफ़ी पुरानी स्कीम थी, मोस्टली लोगों को वो नहीं आई थी। पीपल वर थिंकिंग अबाउट कि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम होगी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था, बट एक क्वेश्चन आया था। सो क्वेश्चंस कैन कम अप लाइक दिस, और ये इनको बाउंसर क्वेश्चंस में ही काउंट करते हैं क्योंकि स्कीम्स का बेसिक सब पढ़ के जाते हैं, बहुत डिटेल में कोई पढ़ के नहीं जाता है। बट जिसको बेसिक आता है ना, वो बाकी लोगों से की कंपैरिजन में उसमें कुछ बेसिक पॉइंट लिख करके ना मार्क्स लेके चले जाते हैं, क्योंकि UPSC को पता है कि किसी भी स्कीम के इतने सारे डिटेल पॉइंट स्टूडेंट्स को याद नहीं हो सकते हैं। तो आप बेसिक ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास समय है और आपकी मेमोरी अच्छी है और आपको लगता है कि आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आप पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। दिस वॉज अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। प्लेसेस इन न्यूज़, May month 2000। नाउ वी विल कवर प्लेसेस इन न्यूज़ इंडिया वाला। तो मैं इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए, मैं ये प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह कवर नहीं करता था, पर अब मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ें भी कवर करूँगा। फिर जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा ना, उससे पहले मैं पूरे 1 साल की जितनी भी प्लेसेस इन न्यूज़ थी ना, उन सब की एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो अभी भी आप इसको सुनिए, कुछ नोट डाउन मत करना, इस चीज़ में आपको मोस्टली सुनना ही काफ़ी रहेगा। तो आपको दिख तो रहा है ये सामने, बट मैं बोलता रहूँगा तो ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश कंट्री का ऐसा पहला स्टेट बन गया जिसने ड्रोन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। बेसिकली एग्रीमेंट दे दिया कि हाँ अब ये ड्रोन के ऊपर एक पॉलिसी बनाएंगे स्टेट स्पेसिफिक। हरियाणा में 4th एडिशन हुआ था खेलो इंडिया का, और इसको कोई याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान का इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में यूरेनियम के डिपॉजिट्स मिले सीकर डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ से यूरेनियम पर कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। मध्य प्रदेश ने कहा था कि वो इलीगल सैंड माइनिंग को ख़त्म करने के लिए, जो कि उसके कुछ प्लान्स थे, जो कि नेशनल चंबल सेंचुरी है वहाँ पर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करेगा। सो अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि नेशनल चंबल सेंचुरी राजस्थान में फॉल करती है या फिर मध्य प्रदेश के अंदर। तो चंबल वाला एरिया, फिर वहाँ से वो जो घड़ियाल वगैरह की चीज़ें निकलती हैं रिवर को लेकर के, ये पता होना चाहिए इसमें आप में। ये न्यूज़ में था तो ऐसी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए। केरला में एक बहुत ही रेयर ड्रैगन फ्लाई मिला है जिसको स्पाइनी हॉर्नटेल है, ये स्पॉट किया गया था पहली बार केरला में।
बिहार में कुछ एलिफेंट्स को एलिफेंट जो रेस्क्यू सेंटर है वो इस्टेब्लिश किया गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ध्यान रहे बिहार में कि एकमात्र यही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ इश्यूज रेज किए थे दिबांग वैली में। अब यहाँ पर दिबांग वैली कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में, ये याद होना चाहिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन आया था अभी मेंस प्रीलिम्स 2022 में, नामचा बारवा को लेकर के आया था, तो उसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए हुए थे। तो ऐसे जब ये प्लेसेस दी न्यूज़ सुनते रहोगे ना, सिर्फ सुनते रहोगे तो उससे बहुत कुछ याद हो जाएगा। असम जो था वो पहला ऐसा 36 मतलब आउट ऑफ टोटल इंडिया में यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स टोटल मिलाकर 36 हैं। तो जो वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है हमारी, उसको लेकर के ये 36 बन गया है जिसने उसको इम्प्लीमेंट किया है। अम्बुबाची मेला हुआ था कामाख्या टेम्पल में, ये बहुत पॉपुलर है। मतलब जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं भी की होगी शायद उनको पता होगा कि कामाख्या देवी का जो टेम्पल है वो अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, बहुत मेजर चीज़ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो कुछ थ्रेट हैं यहाँ पर इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ के। मेघालय के अंदर ये दो चीज़ें मेजर हैं, मौसनरम और चेरापूंजी, ये वेटेस्ट प्लेस है और इनमें रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा जो ऑन एन एवरेज जो रेनफॉल होती है उससे ज़्यादा ही हुआ था, क्योंकि हमेशा से ही होता है यहाँ पर। प्लस में एक नई स्पीशीज़ है बैम्बू ड्वेलिंग बैट की जो डिस्कवर की गई थी। और वेस्ट बंगाल में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ 2000 साल पुराना एक ओल्ड माउंड जो रॉबर्ट क्लाइव का जो घर था वहाँ पर उसको एक्सकवेट किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से कुछ भी, बट रॉबर्ट क्लाइव पर हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब एग्जामिनर ने कभी सुन ली होगी ये वाली चीज़, उसको लगेगा चलो रॉबर्ट क्लाइव पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वेस्ट बंगाल को रीजन को लेकर उस टाइम में एग्रीकल्चर को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या थी, कौन सा सिस्टम चल रहा था, ज़मींदारी वगैरह फलाना फलाना जो भी होता है। सो ये जो प्लेसेस न्यूज़ है ना, इसमें आपको क्लिक ये करते रहना चाहिए यार, मुझे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पता होना चाहिए, मेरे को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में, उसके बाद नेशनल चंबल सेंचुरी। तो प्लेसेस न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वर्ल्ड लेवल पर जो प्लेसेस न्यूज़ थे उसमें से सबसे पहले तो हम लोग जब डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क और कनाडा ने अपना एक 50 ईयर का कुछ उनका आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा दोनों का, उसको सेटल किया है। अब यहाँ पर हंस आइलैंड के बारे में बात की गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हंस आइलैंड की जो टेरिटरी है वो डेनमार्क और कनाडा के बीच में एक डिस्प्यूट की चीज़ है। स्कॉटलैंड ने सेनेगल के साथ में एक MOU साइन किया था। अब सेनेगल जो है एक अफ्रीकन नेशन है, अगर आप देखोगे अटलांटिक ओशन की तरफ में, तो दिस इज़ द रीजन जहाँ पर हम लोग सेनेगल की बात करते हैं और यहाँ पर हमारा स्कॉटलैंड आता है। तो स्कॉटलैंड बेसिकली जो हमारा इंग्लैंड ये ब्रिटेन वाला ये रीजन है, सेनेगल अफ्रीकन कंट्री में। तो आपको बस लोकेशंस का आइडिया होना चाहिए मैप में, खासकर वर्ल्ड मैप के अंदर। अब इन्होंने कोई MOU साइन किया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। अब तुनीशिया भी एक अफ्रीकन नेशन है, यहाँ पर रिसेंट में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे एक रेफरेंडम को लेकर। अब ये पता होना चाहिए तुनीशिया कहाँ पर है और यहाँ पर रेफरेंडम वगैरह को लेकर प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन इस बार आया था 2022 के प्रीलिम्स में आया था। लिबिया भी एक अफ्रीकन कंट्री है। जो टर्किश गवर्नमेंट है उनको एलिज किया गया था कि यहाँ पर उन्होंने सीरियन फाइटर्स को डिप्लॉय किया था लिबिया के अंदर। कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ONGC विदेश जो इंडिया की कंपनी है, इन्होंने यहाँ पर ऑयल डिस्कवर किया है। अब ये आपको सोचने की इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी ONGC विदेश कोलंबिया के अंदर जाके ऑयल डिस्कवर कर रही है। तो सेम चीज़ मिडल ईस्ट में भी है, जो हमारा ईरान में जो चाबार पोर्ट वाला है वहाँ पर ONGC विदेश जो है ये वहाँ पर भी एनरोल्ड है। इराक में एक सावा लेक है वो डिसअपेयर हो गया है। अब ये लेक के डिसअपेयरेंस को लेकर 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2022 के प्रीलिम्स में भी आया था, पहले भी एक बार आ चुका है, आई थिंक 15-16 के आसपास आया था। तो कोई बड़ी बात नहीं, रिपीट कर सकते हैं दोबारा, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ न्यूज़ में है। तो सावा लेक है जो डिसअपेयर हुआ है रिसेंटली और ये इराक में है। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने रिसेंटली विजिट किया था कतर को और गैबॉन को। अब कतर है मिडल ईस्ट में और गैबॉन जो है ये है अटलांटिक ओशन की तरफ, एक अफ्रीकन नेशन है। जिम्बाब्वे के अंदर इन्फ्लेशन जो है 130% तक चला गया, तो यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, ऐसे ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तस्मानिया जो है वो पहला रीजन बन गया जो कार्बन नेगेटिव है वर्ल्ड का। यूक्रेन का आपको पता ही होगा, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है तो ये न्यूज़ में आता ही रहेगा। टर्की को लेकर के उसका नाम चेंज किया गया, UN ने उसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि टर्की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि उसका नाम थोड़ा सा चेंज, बेसिकली स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन चेंज है, बाकी उनका जो एथनिक कल्चर वगैरह वो तो सब सेम ही है। तजिकिस्तान को लेकर के इंडिया तजिकिस्तान एक फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है बोख्तार में, वो इस्टेब्लिश हुआ है। मंगोलिया को लेकर के इंडिया ने एक होली बुद्धा रेलिक्स भेजे थे ताकि मंगोलियन बुद्ध पूर्णिमा जो होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। इंडिया ने कुछ डिप्लोमेट्स भेजे थे काबुल में तालिबान से बात करने के लिए अफगानिस्तान में। एक अर्थक्वेक भी आया था रिसेंटली अफगानिस्तान में। अच्छा, ये अर्थक्वेक आया था, इस पर भी याद रखना, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता होगा 2021 में मेंस में ना ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि रिसेंट के जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे उसको ऊपर एग्जाम्पल देने के। तो हो सकता है कल को अर्थक्वेक पर UPSC क्वेश्चन बना देगा सेम थीम के ऊपर बेस्ड ना।
कंबोडिया की बात करें तो चाइना अपना सेकंड फॉरेन आउटपोस्ट बना रहा है यहाँ पर, और कंबोडिया में नए प्रेसिडेंट भी आए थे। अब कंबोडिया के प्रेसिडेंट का नाम आपको याद नहीं रखना है। हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कोई जो हेड होता है, वर्ल्ड बैंक का और WTO के हेड, UN के हेड, इनके नाम आपको याद रखने हैं एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट। बाकी किसी कंट्री का कोई नया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, इनको याद रखना ज़रूरी नहीं है। साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशंस जो हैं, इन्होंने चाइना का जो रीजनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है इसको रिसेंटली रिजेक्ट कर दिया था, और थाईलैंड एक पहला एशियन कंट्री बन गया जिसने मरुआना को लीगलाइज कर दिया है। तो ये कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ थी वर्ल्ड। प्लेसेस इन न्यूज़ के साथ ही हमारा नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी इन न्यूज़। कौन सी चीज़ें न्यूज़ में थी, तो कबीर जी, जो कि हमको सबको पता है कि भक्ति मूवमेंट से काफ़ी पॉपुलराइज हुए थे। इनके कबीर जी के दोहे आप सब लोग सुनते होंगे, बहुत सारे उनके ऊपर आजकल म्यूज़िक बनाया जाता है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत सुंदर इनके दोहे थे। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था संत कबीर एकेडमी यूपी में। तो इनका जन्म एक्चुअली वाराणसी में हुआ था, और वेदांतिक कॉन्सेप्ट को इन्होंने बहुत ही प्रमोट किया था, जो कॉन्सेप्ट है आत्मन का और इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ गॉड, जिसको हम निर्गुण बोलते हैं। निर्गुण का मतलब होता है कि अवगुण और सद्गुण से ऊपर हटके, लाइक ना बहुत अच्छे गुण ना बहुत बुरे गुण, निर्गुण गुण से भी बियॉन्ड चले जाना, उस चीज़ को उन्होंने बहुत प्रमोट किया था। अगर हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं तो उसमें अराउंड 500 वर्सेज ऐसे हैं जो सेंट कबीर के द्वारा दिए गए थे, और इनकी राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साखी ग्रंथ, बीजक, अनुराग सागर और कबीर ग्रंथावली, ये सब बहुत पॉपुलर हैं। तो इनके जो मेनली जो वर्सेस वगैरह थे ना, उसमें ये सोशल कस्टम्स को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, एंड कास्ट एंड रिलीजियस डॉक्यूमेंटिज्म को ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। इनकी पोएम्स के अंदर पॉलिटिकल और एथिकल वैल्यूज़ के बारे में भी बात की गई थी, और कहीं ना कहीं सोशल लाइफ के अंदर रिफाइनमेंट को लेकर ही बहुत बात करते थे। संत तुकाराम हम लोगों ने ऊपर पढ़ा थे टॉपिक कल्चर वाले में, ज़्यादा थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। बंदा सिंह बहादुर जो थे, कुछ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने मार्टियरडम डे सेलिब्रेट किया था बंदा सिंह बहादुर को लेकर रेड फोर्ट पे। तो राजपूत फैमिली में इनका जन्म हुआ था, और ये बहुत ही ग्रेट सिख वॉरियर थे। खालसा रूल इन्होंने इस्टेब्लिश किया था पंजाब में, और उन्होंने मुगल्स को डिफीट भी किया था, और जमींदारी सिस्टम को इन्होंने अबॉलिश किया था। और तो पहले सिख मिलिट्री लीडर थे जिन्होंने एक ऑफेंसिव वॉर किया था अगेंस्ट द मुगल्स, एंड कॉमन लोगों के राइटियसनेस के लिए, जस्टिस के लिए इन्होंने लड़ाई की थी। प्रशांत चंद्र महालोनबिस, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनके बारे में सॉरी, इन्होंने हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे, सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसको शेप दी थी इन्होंने 1956 से 61 में, और हमारा जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उसकी शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। तो जून 29 को हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और इनके इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को इन्होंने सेटअप किया था, जिससे हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी सारी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टैटिस्टिशियंस थे ये, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने लार्ज स्केल पर सर्वेज वगैरह को सर्वेज में कंट्रीब्यूशन किया था, जो कि इंडिया की पॉलिसी मेकिंग बहुत हेल्पफुल है। तो महालोनबिस इंटरनेशनल अवार्ड भी है, जिसको स्पॉन्सर करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने भारतीय जन संघ की शुरुआत की थी, और एक ज़माने में इन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन किया था 1944 में, उसके प्रेसिडेंट भी थे ये, एंड ये बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी थे। तो इनकी 69th डेथ एनिवर्सरी थी रिसेंटली जून में, और 33 साल की उम्र में ये यंगेस्ट वाइस चांसलर बने थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। और उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने के लिए बहुत बात की थी कि आर्टिकल 370 फेवर में नहीं है, एक स्टेट को इस तरीके से स्पेशल स्टेटस देना, तो इसलिए इनका नाम काफ़ी जाना जाता है। एंड इनका विजन था कि नेशनल कॉन्शियसनेस को एक यूनिफाइड इंडिया की तरफ यूज़ करना चाहिए हमें, और ये पहले इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर भी थे इंडिया के अंदर। उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी थी इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। वेंकटरमण कृष्णमूर्ति को हम लोग फादर ऑफ PSUs बोलते हैं, और टर्न अराउंड मैन भी बोलते हैं। तो रिसेंटली ही पास्ड अवे। हमारे कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन था 1954 में, उसमें पावर प्रोजेक्ट्स के इंचार्ज थे ये, और मारुति उद्योग के फाउंडिंग चेयरमैन भी थे ये। प्लस में जो भेल और सेल हैं उसमें उसके हेड भी रहे थे। इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड्स भी मिले थे। तो दीज आर द पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।